हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा। क्लास जो 10th है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स चल रहे हैं हमारे। इसमें हम पहला चैप्टर जो विकास था वो कर चुके हैं। अब जो आपका सेकंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें हम तीनों सेक्टर्स, तीनों क्षेत्रों की बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स। प्राइमरी जो कि कृषि या फिर प्राकृतिक उत्पाद से संबंधित। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, विनिर्माण किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चे माल के तौर पे उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और उनका विनिर्माण किया जाता है। वहीं तृतीयक क्षेत्र जो है हमें जो है सेवा प्रदान करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उनका विनिर्माण करने के लिए, जो ले जाने के लिए परिवहन चाहिएगा और वहां से जो है उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन चाहिएगा। ये इस तरीके से सेवा क्षेत्र कार्य करता है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में 24 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों क्षेत्र से संबंधित आपके जो भी क्वेरीज होंगी वो भी शायद कंप्लीट हो जाएंगी। पर अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो फिल इन द ब्लैंक्स। आगे जो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के ही होने वाले हैं, रिक्त स्थान होने वाले हैं। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, आपको बताना है। सेवा क्षेत्र जो रोजगार प्रदान करता है, सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, ये सभी जो है जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं आपको सेवा क्षेत्र से संबंधित है। चाहे उसमें डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, आप जो पढ़ाते हैं आपको शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हो, इससे संबंध जो भी सेवा दे रहे हैं लोग, वो सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन। देखिए जीडीपी के अनुसार देखें तो सेवा क्षेत्र जो है लगभग 50% से ज्यादा जो है इसी से ही आता है जीडीपी में। पर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार में जो हमारा फर्स्ट जो सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर कौन सा है, प्राथमिक सेक्टर जो है, उसमें ही जो है लगभग 50% लोग जो है उनको रोजगार प्रदान करता है प्राथमिक क्षेत्र। तो यानी कि सेवा क्षेत्र में जो रोजगार में जो उत्पादन के समान अनुपात वृद्धि हुई है क्या, तो वो जो है नहीं हुई है। तो हमारे जो है रोजगार के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है उतनी सेवा क्षेत्र में। पर जीडीपी के अनुसार देखें तो जीडीपी के अनुसार तो जो है हमारी ग्रोथ हुई है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसके अनुसार तो वृद्धि हुई है। परंतु रोजगार के अनुसार देखें तो रोजगार के अनुसार उतनी वृद्धि नहीं हुई, उसी अनुपात में, उसी रेशो में वृद्धि नहीं हुई है। आपको आंसर मिल गया होगा, यहाँ पर उतनी वृद्धि नहीं हुई है। सेकंड हमारा जो रिक्त स्थान है, कौन सा क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कौन से क्षेत्र में, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राथमिक जो उत्पाद है उनका उत्पादन किया जाता है। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में भी विनिर्माण का कार्य किया जाता है। उन्हीं प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उसी का ही विनिर्माण करके नई चीजें बनाई जाती हैं। तो कौन सा क्षेत्र बचा जिसमें ये जो है उत्पादन नहीं हो रहा है, आपका जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें तो कोई उत्पादन नहीं होता है। और ये क्या कार्य करता है, इसी को ही हम सेवा क्षेत्र बोल रहे हैं। सेवा क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं, सेवा प्रदान करता है, परिवहन की सेवाएं प्रदान कर रहा है, डॉक्टर भी सेवा प्रदान कर रहा है, शिक्षक भी सेवा प्रदान कर रहा है, इंजीनियर भी सेवा प्रदान करता है। तो ये सभी तो उत्पादन तो नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र जो है श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, वो सेवाएं प्रदान करते हैं। थर्ड जो है हमारा जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कौन सा क्षेत्र है कि अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। देखिए रोजगार सुरक्षा प्राप्त का अर्थ यहाँ पर क्या है, यानी कि जिस भी जो संगठन में कार्य कर रहे होंगे, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, उसमें जो है उनको वैसे मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी। अगर उनकी जो है डेथ हो जाती है तो उनकी जो फैमिली है उनका ध्यान रखा जाएगा। उनको जो है चिकित्सा संबंधी जो भी अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज कराने के लिए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इलाज कराने के लिए, और साथ ही साथ उनके जो आवर्स हैं वो भी डिसाइडेड होंगे कि आपको 8 ही आवर्स काम करना है। जैसे आप सरकारी क्षेत्र में देखते भी हैं कि सरकार के लिए जब कार्य करते हैं या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें टाइम फिक्स होता है आपका। वहीं जो है वहां पे आपकी जो सब
वहां पे सफाई भी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीजें सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो वो कौन सा जो है क्षेत्रक है, संगठित है या असंगठित होगा? तो संगठित क्षेत्र में जो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, पर असंगठित, क्योंकि संगठित क्षेत्र को लाइसेंस लेना होता है अपना, सरकार से पंजीकरण कराना होता है, और सरकार से पंजीकरण कराना होगा तो उन्हें वो सारी सुविधाएं देनी भी होंगी। तो संगठित क्षेत्र में ये सारी जो है रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, किसमें? संगठित क्षेत्र में। और असंगठित क्षेत्र, इसका उल्टा मान लीजिए कि वहां पर ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं या बहुत कम होंगी, क्योंकि उस पर जो है पूरी तरीके से नजर नहीं रखी जाती। और दूसरी बात, संगठित क्षेत्र में जो है जो रोजगार कर रहे हैं लोग, वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, तो वो सारी सुविधाएं प्रदान करना उनके लिए आसान होता है, क्योंकि उनका उत्पादन भी उतना होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो उनको जो है प्रॉफिट होगा वो भी ज्यादा होगा, तो वो ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। परंतु हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो है रोजगार में जो लगे लोग हैं उनकी संख्या कम होती है, उनका जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। अगर उनका प्रॉफिट कम होगा तो फिर उससे क्या होगा, वो जो है उन सुविधाओं को देने में असमर्थ होंगे। समझ गए होंगे आप, संगठित क्षेत्र के जो अधिकांश श्रमिक होते हैं उनको रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। फोर्थ जो है हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पूछा गया भारत में किस अनुपात में श्रमिक जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में जो है कार्य करने वाले, देखिए ये सारे जो है आपको नीचे फोटो में दिख रहे हैं, ये सारे असंगठित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो है एक मजदूर जो है, ये जो बोरियां हैं इनको ले जाते हुए दिखाया गया है, या फिर जो है मजदूर जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, ये महिलाएं जो है कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी हुई है, ये बोरियां जो है जैसे आप ट्रकों से देखते होंगे गोदाम में रखवाने के लिए जो लोग लगे होते हैं, यहाँ पर जो है ईंटें जो है ले जाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पे, यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है ये जो है आपके लोहे से संबंधित कार्य कर रहे हैं ये। तो ये जितने भी सारे कार्य हैं ये सब असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। तो असंगठित क्षेत्र में अगर आप देखते भी होंगे अपने आसपास, संगठित क्षेत्र से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग संख्या में कार्य करते हैं। तो ज्यादा संख्या में कार्य कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र में, तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि बड़े अनुपात में, आपका आंसर हो जाएगा कि बड़े अनुपात में भारत में असंगठित क्षेत्र में जो है लोग कार्य करते हैं। आपका आंसर हो गया बहुत ज्यादा अनुपात में जो है भारत में जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है अगर हम देखें तो स्किल, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपको स्किल की जरूरत नहीं होती, आप धीरे धीरे जो है वो कार्य सीख जाते हैं। परंतु आपको जो है संगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपको स्किल आनी चाहिए, वो स्किल सीखनी होगी, या तो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर होगी या आपको वो स्किल स्पेसिफिक जो है कहीं से आपने सीखी हो। इसलिए जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्किल जो है लोगों को नहीं आ पाती और वहीं जो है क्वालिफिकेशन नहीं होती उनके पास, तो असंगठित क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है। इसीलिए ही बड़ा अनुपात आज भी भारत का जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अब कपास क्या है? एक देखिए, अगर आपने जो है कहीं कपास नहीं देखी है तो आपको इस फोटो के माध्यम से आपको कपास दिखेगी। आज कपास कैसे होती है, इसी तरीके का आपका एक पेड़ होता है, उस पर जो है आपको यहाँ से कपास मिलती है, और देखने में जो है ऐसे, और करीब से देखना है तो ऐसे मिलती है, और उसके बाद आपको इतने बढ़िया जो कपड़े मिलते हैं ना वो इस तरीके से मिलते हैं। तो कपास जो है क्या है एक, और कपड़ा क्या है एक। यहाँ पर दो आपके ऑप्शन दिए हैं। कपास जो है एक प्राकृतिक उत्पाद है, क्योंकि किसमें मिल रहा है, पेड़ों पे मिल रहा है। और कपड़ा जो है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, इसको जो है जब इस कपास का इस्तेमाल करके जो है फैक्ट्रीज में आपका कपड़ा बनाया जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, विनिर्माण किया जाएगा। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा इसका, कपास एक जो है क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है, और कपड़ा जो है विनिर्माण उत्पाद है। क्लियर हो गया होगा आपको आंसर। और कपास से भी आप परिचित होंगे आज कि किस तरीके से दिखती है उगने के टाइम, पेड़ पे किस तरीके से दिखती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है ये किस प्रकार की गतिविधि है, ये स्वतंत्र है या फिर परस्पर निर्भर है। अगर हम देखें तो आप जैसे अनाज है, अनाज कौन उगाता है, एक किसान ने अगर अनाज उगाया, वही जो है एक फैक्ट्री मालिक ने उसका आटा बनाया, और वो आटा जो है दुकानों तक पहुंचा और दुकानदार ने उसे आपको बेचा। देखिए इसमें तीनों सेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। किसान ने जो है वो उगाया, तभी जो है फैक्ट्री मालिक को जो है वो गेहूं मिलेगा ताकि वो आटा बना सके। तो दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए। अब ये जो गेहूं है अगर हम देखें, ये गेहूं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए,
एक जो है ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्ट ने यहाँ तक पहुंचाया, और वहीं जब ये उत्पाद बन गया तो इससे यहाँ तक पहुंचाने के लिए यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर दोबारा सर्विस सेक्टर चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ये तीनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, एक गाय है, गाय से आपको दूध मिला, दूध का जो है हमने जो है डेयरी लगाई और फैक्ट्रीज तक वो पहुंच गया, फैक्ट्रीज तक पहुंचने के बाद दूध से जुड़े उत्पाद बनते हैं, घी बनेगा, उससे रिलेटेड बटर बन रहा है, दूध की भी पैकिंग जैसे अमूल किस तरीके से करता है, तो वो जो है पैक्ड होने के बाद कहाँ जाएगा, उसे सर्विस सेक्टर यानी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से फिर जो है आप तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ जो है तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों में से एक भी जो है लिंक टूटेगा तो वो कार्य पूरा हो ही नहीं पाएगा, उत्पाद आप तक पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर्स में अगर कृषि ना होगी, अगर कृषि नहीं होगी, गेहूं का उत्पादन ही नहीं होगा, तो आटा कहां से बनेगा? वो जो है आप जो यहाँ पे उद्योगों में उस गेहूं का आटे में जो परिवर्तन किया जा रहा था, विनिर्माण किया जा रहा था, वो होगा ही नहीं, और ना ही वो फिर सर्विस सेक्टर की आवश्यकता होगी। तो तीनों ही जो है आपस में परस्पर निर्भर हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया होगा आपको इसका आंसर। अब जो है हमें ऑप्शन वाला आ गया है, अभी तक हम रिक्तिस्थान कर रहे थे, अब ऑप्शन वाला है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित होते हैं? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, जिसमें जो है उसका प्रभुत्व किसके पास है, स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास। वहीं जो है प्राइवेट सेक्टर्स यानी निजी क्षेत्र में क्या होता है, वो उसका स्वामित्व किसके पास है। स्वामित्व का अगर आप अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो स्वामित्व का अर्थ है ऑनर, मतलब उसका जो मुख्य है, जिसके पास सारी उसकी पावर्स हैं, वो किसके पास है, तो वो जो है निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास होती हैं, और वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में वो एक सरकार के पास होती हैं। तो दोनों में अंतर समझे होंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी पावर्स किसके पास है, वो जो है स्वामित्व किसके पास है। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका स्वामित्व किसके पास है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो आधार होगा वो स्वामित्व के आधार पर हम बांटते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर हम बांटते हैं, पब्लिक सेक्टर में वो जो है गवर्नमेंट के पास, और प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति के पास। क्लियर। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है वस्तु का अधिकांशतः जो है प्राकृतिक प्रक्रिया, जो नेचुरल प्रोसेस से अगर उत्पादन होगा, नेचुरल प्रोसेस से यानी प्राकृतिक प्रक्रिया से किसमें उत्पादन होता है, स्टार्टिंग कहां से होती है, ये प्राइमरी सेक्टर्स में होती है। कैसे? कृषि उगाई जाती है, प्राकृतिक तौर पे उगाई जाती है। तो ये किससे जुड़ा होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा होगा, वहीं पर ही जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन हमारा किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगाने हैं, चाहे जो है हमारी जो भी जो है यहाँ पर आपको दिख रही हैं चीजें, जैसे मछली उत्पादन, अगर मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन जो है वो भी हमारा किससे रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे मत्स्य जो यानी मछली पालन के साथ साथ जानवरों को जो हम पालते हैं वो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर्स में आता है, यानी प्राथमिक सेक्टर में आता है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्लियर हो गया होगा आपको, प्राथमिक क्षेत्र इसका आंसर होगा। दूसरा है हमारा, किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य, ये सैग है ओ, मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो किसी वर्ष में जो उत्पादित कुल मूल्य होगा उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या उसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं को इंक्लूड किया जाता है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को इंक्लूड किया जाता है, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को इंक्लूड किया जाता है, या फिर सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को इंक्लूड किया जाता है। देखिए, इसमें जो है मध्यवर्ती तो नहीं आता, मध्यवर्ती वाले जो दोनों ऑप्शन हैं वो कट हो गए। इसमें जो है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादित कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी क्लियर हुआ होगा। किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य का सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसे बोलते हैं, ये आपका ऑप्शन 2 हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सकल मूल्यवर्धन को ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए बोलते हैं, के पदों में 2017-18 के बीच जो है प्रत्येक क्षेत्र, देखिए हम बात इस पे कर चुके हैं
कि तृतीयक क्षेत्र फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर हो, इसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहा हूं, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो और थर्ड सेक्टर। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मोर देन 50% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। वहीं मैं जो है जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से देखूं तो जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो मोर देन 50% है, उसकी जो वैल्यू है वो मोर देन 50% है। तो जीवीए के अकॉर्डिंग 2017-18 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी होगी? मोर देन 50%। आपका एक ही ऑप्शन है वो 50 से 60, 50 से 60% जो है जीवीए के अनुसार जो थर्ड सेक्टर है हमारा, जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, उसकी हिस्सेदारी है। तो हमारे आंसर हो जाएगा 50 से 60 थर्ड ऑप्शन। और वहीं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइमरी सेक्टर इसमें जो है मोर देन 50%। तो हमारा जो आंसर होगा यह हो जाएगा 50 to 60%। अब यहां पर हमें मेल करना है, इन्हें मैच करना है। कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके क्या उपाय हो सकते हैं? असिंचित भूमि, असिंचित भूमि यानी जिसकी जो है सिंचाई की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो सिंचाई की उपलब्धता कराने के लिए जो है क्या किया जाए? सरकार क्या काम करेगी जी? सरकार नहरों का निर्माण करे, और नहरों का निर्माण हो जाएगा तो उससे क्या होगा? सिंचाई की जो समस्या है जो प्राथमिक क्षेत्र में आ रही है, कृषि क्षेत्र में आ रही है, वो पूर्ण हो जाएगी और उससे जो है वहां की जो सिंचित भूमि जो है वो बढ़ती जाएगी। अब फसलों का कम मूल्य है, फसलों का कम मूल्य है तो क्या किया जाए? सरकार क्या करेगी कि फसलों का कम मूल्य है तो सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद की जाएगी। कैसे की जाती है? जैसे अभी भी आप देखते हैं कुछ जो फसल हैं उनके लिए सरकार डिसाइड करती है एमएसपी। एमएसपी को क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करती है सरकार, जिसके माध्यम से वो खरीद सकती है और किसान को जो है इससे नुकसान ना हो। इसलिए जो है एक मिनिमम प्राइस सेट करती है सरकार। इस वर्ष जो है जो हमारा अनाज है इसके लिए मिनिमम क्या प्राइस होगा, ताकि जो है जो किसान है उसको हानि ना हो। नेक्स्ट है कर्ज भार। अगर कर्ज भार है, कर्ज हो रहा है तो सरकार क्या करेगी? अब कर्ज के लिए जो है कम ब्याज पर जो है बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराएगी। तो उससे क्या होगा? अब जो पहले किसान था वो साहूकार से जो है पैसा ले रहा था, उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें ब्याज बहुत ज्यादा था और वो जो है उस चंगुल में किसान फंसता चला गया, और जिससे जो है उसको जो है बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो कृषि में भी अच्छे से योगदान नहीं दे पाएगा। क्योंकि साहूकार क्या करेगा? साहूकार अपने यहाँ भी कार्य कराएगा, ब्याज भी ज्यादा लगाएगा और पैसा भी वो खत्म नहीं होगा कभी उस चक्र से। तो सरकार क्या करेगी? कम ब्याज पर जो है बैंकों से उन्हें साख उपलब्ध कराएगी, ताकि जो है वो अपनी जो फसल है उसके लिए जो भी जरूरतें हैं, जो चीजें चाहिए उस किसान को, वो पूरी कर सके और उसकी अच्छी फसल हो। अच्छी फसल होगी तो उसके जो है प्रॉफिट होगा, अगर उसे प्रॉफिट होगा तो वो सरकार के जो पैसा है वो वापस लौटा देगा। इससे जो है किसान का जो समस्याएं थी कृषि क्षेत्र से संबंधित वो भी पूर्ण हो गई, और जो है सरकार ने जो उसे कर्ज जो दिया उस कर्ज से वो सारी चीजें कंप्लीट हुई। यानी कर्ज का जो भार है वो कम हो गया, क्योंकि कर्ज का भार साहूकार की वजह से बढ़ रहा था, पर कम ब्याज पे होगा तो कर्ज का उसके लिए भार नहीं रहेगा किसान के लिए। मंदी काल में रोजगार का अभाव। अब मंदी के काल में जो है अगर रोजगार का अभाव है तो क्या करें? सरकार रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराए? वो कृषि आधारित मिलों का स्थापना करेगी। क्योंकि कृषि से संबंधित देखिए, अगर यहाँ पे रोजगार की बात करते हैं और आप बात करें जी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकाले सरकार, तो इसका तो कुछ यहाँ से ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आप कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याएं, तो कृषि से संबंधित ही रोजगार उपलब्ध कराना होगा। कृषि से संबंधित क्या होगा रोजगार? कि मिलों का जो है स्थापना करे सरकार, मिलों की स्थापना करेगी। तो जो किसान है वो जानते हैं कि मिल में किस तरीके से कार्य होगा, कहाँ कैसे पहुंचेगा, क्या क्या चीजें लगती हैं, तो वहां पे आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रोजगार से संबंधित जो समस्या थी वो भी पूर्ण कर ली जाएगी। फिफ्थ है कटाई के तुरंत बाद जो है स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था है। स्थानीय जो व्यापारी हैं, कटाई हुई, उनके पास जो है अनाज आया पर वो बेच नहीं पा रहे हैं, तो सरकार क्या करे? सरकार जो है सहकारी विपणन समिति बनाएगी, सहकारी समितियां बनाएगी जो कि उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ये आपके कृषि आधारित जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याएं थी और ये इसके संभावित उपाय थे। अब इसे जो है आप एक स्लाइड में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड में इनके आंसर मिल जाएंगे। असिंचित भूमि के लिए नहरों का निर्माण किया जाएगा, फसलों का कम मूल्य है तो सरकार जो है खाद्यान्नों की खरीद करेगी, कर्ज का भार बढ़ रहा है तो कम ब्याज पे पैसा दिया जाएगा, मंदी के काल में रोजगार का अभाव है तो मिलों की स्थापना करेगी सरकार,
और कटाई के तुरंत बाद जो है व्यापारियों को अपना अनाज बेचने में दिक्कत हो रही है तो सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। ये आपके जो है मैच द कॉलम थे जो कि हो गए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है इसके भी 4 से 5 पार्ट होंगे। यहाँ पे जो है कुछ जो है लोग दिए हुए हैं, जैसे पर्यटन निर्देशक जो दिए हुए हैं, धोबी और दर्जी और कुम्हार, ये चारों दिए गए हैं। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन अलग है। अगर हम पहले ही देखें अपने जो पर्यटन निर्देशक है, जैसे ताजमहल यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर जो है जो गाइड होगा यानी पर्यटन निर्देशक जो होगा वो सरकार की तरफ से जो है लगाया गया, यानी वो सरकारी कर्मचारी है एक तरीके से। और वहीं जो है धोबी स्वयं के लिए कार्य कर रहा है, वहीं जो है दर्जी स्वयं के लिए कार्य कर रहा है, वहीं कुम्हार जो है स्वयं के लिए कार्य कर रहा है। पर पर्यटन निर्देशक जो है वो सरकार के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो अलग होगा वो पर्यटन निर्देशक होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम आंसर जो है आपको दिखा देते हैं, पर्यटन निर्देशक जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको बताना था कौन सा अलग है, तो यही अलग है जो सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं और सब स्वयं अपने कार्य कर रहे हैं। अब इसी तरीके से ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा जो है अलग है। जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, सब्जी विक्रेता है, वकील है। आपके मन में जैसे ही मैंने ऑप्शन पढ़े होंगे तभी आंसर क्लिक कर दिया होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। आपने क्या बताया, टीचर है क्या वो? नहीं। डॉक्टर है? नहीं। तो क्या है? सब्जी विक्रेता। सब्जी विक्रेता क्यों है? क्योंकि सब्जी विक्रेता को कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, पर इन सभी को टीचर बनने के लिए भी आपको कोर्स करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, और आपको वकील बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। पर सब्जी विक्रेता, अगर आप जो है गणित जो है थोड़ा बहुत जानते हैं, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप पैसे जो है किस तरीके से कितने का कोई सामान होगा वो कर सकते हैं, तो आप सब्जी विक्रेता हो सकते हैं। परंतु इन सब अन्य चीजों के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये बन सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जी विक्रेता हो जाएगा इसमें। अब थर्ड जो है हमारा विषम, इसमें भी विषम चुनना है आपको। डाकिया, मुची, सैनिक और पुलिस कांस्टेबल में कौन सा अलग है। अब डाकिया जो है कहां पर कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से, या फिर जो है संगठित क्षेत्र में भी बोल सकते हैं हम। अब मोची जो है वो अपना कार्य होगा, वहीं सैनिक भी जो है संगठित क्षेत्र में, और पुलिस भी। तो ये सभी, और दूसरी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि तीनों ही जो है सरकार से रिलेटेड है। जो आपका डाकिया होगा वो सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, सैनिक भी और पुलिस कांस्टेबल भी। पर मोची जो है उसका स्वयं का कार्य है, वो स्वयं जो है जब चाहे तब कर सकता है, जब चाहे नहीं कर सकता। परंतु और सबकी जो है ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, उनको जो है कार्य करना ही होता है, सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये असंगठित क्षेत्र में भी है, ये भी देख सकते हैं, और स्वयं का कार्य भी हो सकता है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर मोची करेक्ट होगा, मोची जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम दिए हुए हैं। एमटीएनएल हो जो कि आपकी जो है पुरानी कंपनी है। भारतीय रेल को आप जानते ही, भारतीय रेल से परिचित हैं। एयर इंडिया, एयर इंडिया जो है फ्लाइट से रिलेटेड होगी। जेट एयरवेज भी उसी से रिलेटेड, और ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो से रिलेटेड होगी। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, अगर आप इनमें देखें, इसमें भी विषम की पहचान करनी है, तो सारी कंपनियों में क्या अंतर है। तो इनमें अंतर अगर देखें तो अगर आप देखेंगे एमटीएनएल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। भारतीय रेल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एयर इंडिया, अगर आपकी बुक के अनुसार देखें तो एयर इंडिया गवर्नमेंट से रिलेटेड है, परंतु अब जो है कुछ जो इसके शेयर्स हैं वो टाटा के पास है, परंतु गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा आपकी बुक के अंदर। और जो ऑल इंडिया रेडियो है ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, परंतु जेट एयरवेज जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे जो है हम दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यही आपका आंसर होगा, जेट एयरवेज। आपके आंसर भी यहाँ पर जो है शो हो जाएगा, जेट एयरवेज जो है इसमें विषम है, यही आपका आंसर होने वाला है इसका। अब यहाँ पर जो है हमें टेबल कंप्लीट करनी है। इस टेबल में जो है शोध किया गया है सूरत शहर का, जहां पर जो है रोजगार की प्रकृति क्या है, संगठित है, असंगठित है, कितने परसेंट लोग कार्य कर रहे हैं, यही इसमें दिया हुआ है। परसेंट वाली जो कॉलम है आपका लगभग कंप्लीट है, वो हमें लास्ट कंप्लीट करना है। देखिए टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंट 100 होगा। यहाँ पर आपको तीन जो है
दिए हुए हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा फोर्थ वाला आ जाएगा। 15 और 15 कितना हुआ 30, 30 प्लस 20 कितना हुआ 50, तो 50 में से 100 माइनस करेंगे, 100 में से 50 तो आपका 50 आ जाता है। यानी कि इस जो आपका छोटी कार्यशालाओं में काम करते हुए जो लोग हैं जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, उसमें 50% जो पॉपुलेशन है वो इसी में कार्य कर रही है। तो हमारी टेबल का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रोजगार की प्रकृति पर। सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में देखिए जो पंजीकृत है सरकार से वो कार्यालय किसके अंदर आएंगे, संगठित। तो ये वाला तो करेक्ट है, पहले से दिया हुआ है। अब चलते हैं सेकंड वाला, औपचारिक अधिकार पत्र। देखिए यहाँ पर याद रखिए अधिकार पत्र सहित बाजारों में, अपनी दुकानों और कार्यालयों में और क्लिनिक। यहाँ पर औपचारिक अधिकार पत्र हैं इनके पास, तो ये जो है संगठित क्षेत्र से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर औपचारिक अधिकार पत्र इनके पास हैं, तो किससे रिलेटेड होगा, संगठित। क्लियर होगा। अब संगठित वही है जो कि जो है सरकार से जिन्हें पंजीकृत हैं और जिनके पास लाइसेंस है। अब असंगठित कौन से होंगे, जो है नॉर्मल, जो विदाउट स्किल या फिर जो है कम पॉपुलेशन, छोटे से जो है एक कारखाना खोला या छोटा सा जो है एक फैक्ट्री है जहां पर जो हम कम लोग कार्य कर रहे हैं। सड़कों पर काम करते लोग, सड़कों पर काम कर रहे हैं, एक जूता जो बनाने वाला मोची है, और कौन काम कर रहे हैं, छोटे छोटे आपने टेलर देखेंगे जिनकी शॉप नहीं है पर उन्होंने जो है वहीं पे मशीन रखी है, वो भी रोड पर ही कार्य कर रहे हैं। निर्माण श्रमिक जो आपके कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग हैं, घरेलू श्रमिक भी हो सकते हैं। ये सभी जो है क्या सरकार से कहीं पंजीकृत हैं, क्या इनके जो है कोई ग्रुप है जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, नहीं, ये सिंगल एक व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है। तो ये क्या संगठित में आएगा या असंगठित में, तो ये किस में आएगा, असंगठित में। तो ये जो है असंगठित क्षेत्र में आएगा। अब नेक्स्ट है छोटी कार्यशालाएं में काम करते लोग जो प्राय सरकार द्वारा अब पंजीकृत नहीं है, इसी से क्लियर हो गया कि ये संगठित में तो नहीं आता, तो किस में आएगा, असंगठित। तो ये भी किस में आएगा, असंगठित। तो ये जो है आपकी टेबल थी जिसमें आपको पहले तो परसेंटेज वाला कंप्लीट करना था, इसमें 3 का दिया हुआ था, 4 का आपने निकाल लिया 100 में से माइनस करके, और यहाँ पर आपको संगठित और असंगठित इसके आधार पर बताना था। जो भी डिटेल दी हुई थी इसके आधार पर आपने संगठित और असंगठित छांट लिए। ये टेबल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए वही 50% और यहाँ पर जो है असंगठित ये, और दो असंगठित हो गए हमारे और एक संगठित वाला। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता क्या है। अब हम जो है जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों में बांटते क्यों हैं हम, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको क्यों बांट रहे हैं, ऐसा करने से क्या हो रहा है। देखिए पहले तो दो हैं, हमने बांटने का कारण क्या रहा, अगर हम देखें तो बांटने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो है आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो होता है वर्गीकरण, ये उपयोगी है। क्यों, क्योंकि किसी देश के लोग जो हैं कैसे और कहाँ कार्यरत हैं, काम कौन से सेक्टर में कर रहे हैं सबसे ज्यादा, इससे जो है जैसे आज अगर हम वर्तमान में देखें तो जनसंख्या के आधार पर हम देख रहे हैं कि अभी भी 50% के आसपास जो है लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कृषि में कार्य कर रहे हैं, और वहीं जो है हम देख रहे हैं कि जीडीपी में योगदान जो है सर्विस सेक्टर का ज्यादा है, वो भी मोर देन 50%। तो पॉपुलेशन जो है कार्य कर रही है प्राइमरी सेक्टर में, तो इससे हमें क्या फायदा है जानकर, तो हमें अगर पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा प्रतिशत लोग कार्य कर रहे हैं, अगर हम उन्हें जो है सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में ले आए तो हमारा जो जीडीपी में जो योगदान होगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी का योगदान जो है 25 से 30% ही है, तो हमें जो है जीडीपी में योगदान तो नहीं है उसका, तो हम उस जनसंख्या का उपयोग जो है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है इस तरीके से किया जा सकता है और देश को भी पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या कौन से सेक्टर में कार्य कर रही है। इससे यह भी पता लगाने में मदद मिलती है कि आर्थिक गतिविधियों पर कौन सा क्षेत्र जो है देश का सकल घरेलू उत्पाद, देखिए अभी मैं वही बता रहा था आपको कि सकल घरेलू उत्पाद में जो है कौन से सेक्टर का योगदान ज्यादा है, और प्रति व्यक्ति आय में कम या ज्यादा योगदान देता है, क्योंकि थर्ड जो सेवा क्षेत्र है हमारा या तृतीयक क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। अभी बात की हम जीडीपी में योगदान जो है मोर देन 50% है, क्योंकि इसका, और कृषि का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कि वो कम ही आ रही है उसमें। सरकार को इसे सुधारने के उपाय करने चाहिए कि कृषि में किस तरीके से जो है हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जीडीपी में योगदान क्यों नहीं आ रहा है उसका, इसमें जो है सरकार सुधार करने के लिए कार्य करे। और यह पता लगाना कि कृषि व्यवसाय अलोकप्रियता
अलोकप्रिय क्यों हो रहा है कि कृषि में जो है लोग कम कार्य कर रहे हैं, वहीं पर पॉपुलेशन हम देखें वो तो ज्यादा है वहां पर क्यों, ऐसा क्या कारण रहा कि जीडीपी में जो है उसका योगदान नहीं है उतना। और संभव है हम यह जाने कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए सुचारू आर्थिक प्रशासन और विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों में तीनों क्षेत्र में वर्गीकरण किया गया है। आप जाने होंगे कि ये जो है बहुत उपयोगी है, तीनों क्षेत्र में हमें बांटना। क्यों उपयोगी? एक तो हमारे देश को पता चलता है कि हमारे जो नागरिक हैं वो किस क्षेत्र में ज्यादा कार्य कर रहे हैं जनसंख्या के आधार पर, और वहीं जीडीपी के आधार पर भी हमें पता चलता है कि देश के विकास में कौन सा क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा जो है योगदान दे रहा है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है, हमारा प्राइमरी सेक्टर जो कृषि से संबंधित जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जनसंख्या में है, पर वहीं जो है टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी में बहुत ज्यादा है। अब इससे जो है समस्या क्रिएट हो रही है, उससे भी जो है जैसे प्राथमिक क्षेत्र से क्यों योगदान जो है नहीं हो रहा जीडीपी में, उस पर जो है सरकार कार्य कर सकती है, इसलिए उपयोगी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्यों जो है हम आर्थिक गतिविधियों को तीनों सेक्टर में बांट रहे हैं, उपयोगिता भी समझ में आई होगी उसकी। अब जो है ये चैप्टर आपने पढ़ा, इसमें आपने प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार के बारे में भी पढ़ा और जीवीए पर क्यों केंद्रित करना चाहिए, रोजगार और जीवीए, और क्या अन्य वाद पदों पर परीक्षण किया जा सकता है। रोजगार और जीवीए के आधार पर हमने देखा, रोजगार के आधार पर हमने देखा कि जो कृषि क्षेत्रक है यानी प्राथमिक क्षेत्रक है, कृषि क्षेत्रक उसके पार्ट है, प्राथमिक क्षेत्रक में और भी चीजें आती हैं। आप ये नहीं समझिएगा क्या कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है सिर्फ कृषि से संबंधित है, कृषि क्षेत्रक जो है उसके साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, ये भी डेयरी, ये सब भी जो है आपके प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? रोजगार के आधार पर। अगर हम बात करें कि रोजगार के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र में जो है कार्य करने वाली जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पर जीवी के आधार पर देखें ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से, तो वहां पर जो है जो हमारी पॉपुलेशन है वो टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में कम है, परंतु जो जीवीए में योगदान है उसका बहुत ज्यादा है। इस अध्याय में हम जैसे चर्चा की रोजगार और सकल मूल्य जो वर्धन है, यानी जीवीए को हम क्या बोलते हैं, सकल मूल्य वर्धन, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमारा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था के आकार को निर्धारित करते हैं दोनों चीजें, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने से दो महत्वपूर्ण बातें हमें निर्धारित होती हैं। क्या होती हैं जी? एक तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता, ये दोनों जो है हमें पता चलती है। इसलिए तीनों क्षेत्र जो है हमारे रोजगार दर और स्थिति के साथ साथ घरेलू उत्पाद में इसका योगदान क्या है ये समझने में मदद करते हैं। तो रोजगार दर, एक तो हमें पता चल रहा है कि हमारी पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा कार्य कर रही है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कौन से क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। और यह विशेष क्षेत्र को कैसा काम कर रहा है, कोई भी विशेष क्षेत्र, उसमें विकास शुरू करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है कि कोई जो क्षेत्र है वो पीछे पिछड़ रहा है, उसमें जो है जीडीपी का योगदान जो है कम है, तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। इनके जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें आपको समझ में आएगा कि रोजगार और जीवीए पर ही क्यों आधारित है जो है हमारे क्षेत्रक, तो वो आपको समझ में आएगा कि रोजगार और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सकल मूल्यवर्धन दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों से ही हमें पता चलता है कि रोजगार से हमें पता चलता है कि उसमें कितने लोग जो है कार्य कर रहे हैं, और जीबी से हमें पता चल रहा है बाद में कि जीडीपी में किसका योगदान अधिक है, कौन से क्षेत्र का। अब हमें जो है आगे पूछा था कि अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है जी। क्या हो सकते हैं वो? संतुलित क्षेत्रीय विकास हो, एक तो संतुलित क्षेत्रीय विकास हो, और क्या हो सकता है जी? देश के लोगों के बीच जो आय और संपत्ति में समानता करने का प्रयास किया जाए। गरीबी उन्मूलन कैसे किया जाए ये भी हम जान सकते हैं कि किस क्षेत्र में लगकर जो है हम गरीबी जो है वो खत्म कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण, अब इसका मतलब हो टेक्नोलॉजी, उसमें मॉडर्न करें, टेक्नोलॉजी अपनी एडवांस करते जाए हम। देश की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से हम अगर प्राथमिक क्षेत्र में चले हमारे, तो प्राथमिक क्षेत्र में पहले लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था बैलों के माध्यम से, अब ट्रैक्टर का जो उपयोग किया जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ही तो है। पहले जो है हम जमीन के ऊपरी जो लेयर थी सिर्फ उसे ही चेंज कर पाते थे, अब जो है हम गहराई के साथ कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज होगा, जो कि हमारे जीडीपी में योगदान देगा। देश में अधिशेष खाद्य उत्पादन कैसे प्राप्त करें? अधिशेष क्यों उत्पादन कर रहे हैं? हमारी जो जरूरतें हैं उससे ज्यादा उत्पादन क्यों किया जा रहा है? ज्यादा उत्पादन करने से पहली बात तो हम वो जो अधिशेष है वो सरकार उसे खरीद लेगी,
क्या करेगी सरकार उसका? अपने जो गोदामों में रखेगी। उससे क्या होगा जी, जो गरीब लोग हैं जैसे हम जो है, फिर जो अनाज प्रोवाइड किया जाता है हमें गरीबों के लिए, कैसे प्रोवाइड किया जाता है? वो राशन कार्ड के माध्यम से। उनके लिए प्रयोग किए करेगी सरकार इस अधिशेष का। और कहाँ प्रयोग करेगी? बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है देश में, उस समय जो है प्रयोग किया जा सकता है। ये अन्य किसी देश में अगर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी जो है वहां पर बाढ़ या ऐसी सूखे जैसी दुर्घटना होती है, तो वहां पर भी सरकार उस अनाज को भेज सकती है। अधिशेष इसलिए उत्पादन किए जा रहे हैं। और अधिशेष उत्पादन के लिए क्या कर रहे हैं? आधुनिकीकरण कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ला रहे हैं, और देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है। कैसे बनाना है? ताकि हमें जो है ये सारी चीजें उत्पादन हमारे देश में ही हो सके और बाहर से हमें ना खरीदनी पड़े। तो आपको समझ में आया होंगे कि रोजगार और जीवीए पर क्यों ही आधारित है, और साथ ही साथ आपने अन्य मुद्दे भी समझे कि हमें इन पर भी विचार करना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, आपको खुद ही एक सूची बनानी थी। आसपास में आपको जो है क्या देखना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जीविका के लिए काम करने वाले आसपास में आपके जो वयस्क हैं उनकी एक सूची बनानी थी और उन्हें वर्गीकृत करना था। कैसे? सेक्टर्स में। आप जो है क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपने आसपास में जितने भी लोग देखे हैं वयस्क, वो कौन कौन से कार्य करते हैं, चाहे वो मजदूरी करते हैं, चाहे वो जो है डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे जो है एक मोची हो, चाहे जो है एक चैन जो बनाने वाला हो आपके जो घर के आसपास आते हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो, इन सभी को जो है, चाहे कृषि करने वाला है जो है किसान देखो अपने अपने ग्रामीण, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहर से आप गाँव जाते हैं कभी घूमने, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। इन सभी लोगों का आप जो है एक सीरीज में नाम लिखते हुए चले जाएंगे। जो भी जो है ये लोग हैं, इन लोगों के नाम नहीं लिखने, उनके कार्य जो कार्य करते हैं वो लिखने आप। फिर क्या करेंगे? फिर आप जो है इन्हें वर्गीकृत करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे इनका। किस तरीके से? आप जो है दो तरीके से कर सकते हैं। पीछे आपकी वो स्लाइड भी चला देता हूँ। एक तो आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में डिवाइड कर लेना। इससे डिवाइड करने से हमें जो है तीनों सेक्टर्स में जो जो कार्य कर रहे हैं, एक तो आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। अब जैसे हम जो है मछली पालने की बात करें, मछली पालना जो है मत्स्य पालन कहते हैं जिसे। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? आप जो है अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपने लिखा मत्स्य पालन हो रहा है जी गांव में, हमारे वाले गांव में मत्स्य पालन होता है, पर आपको जो है इसके साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सा है। हम जो है यहाँ पर मेन सेक्टर्स की तो बात कर लेते हैं, उन सेक्टर्स में कौन कौन से काम होते हैं। पर जब आप अपने आसपास में छोटे छोटे, अब जैसे एक चैन बनाने वाला, वो किसमें आएगा जी? किसमें आएगा बताइए? तो वो किसमें आएगा? वो आपके घर आ रहा है, चैन आपने लगवाई, ठीक कराई, तो क्या कर रहा है? वो सेवा प्रदान कर रहा है, तो तृतीयक क्षेत्र में आएगा। ऐसे भी बहुत छोटी छोटी चीजें मिलेंगी आपको। तो इनसे अलग, जैसे हम सिर्फ शिक्षक, डॉक्टर, इन बड़ी बड़ी चीजों को तो जान लेते हैं, पर बहुत छोटे छोटे कार्य भी हैं जिनके बारे में आप जानेंगे जब आप वर्गीकृत करेंगे, जब आसपास में जानेंगे। तो इससे जो है आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ ही साथ कुछ नए एग्जाम्पल्स भी जोड़ पाएंगे अपने आंसर में। और क्या कर सकते हैं? दूसरे, एक तो ये तरीका हुआ बांटने का। दूसरा तरीका होगा कि हम जो है कच्चे माल का कौन उत्पादन करता है, उनके प्रसंग, मतलब फिर उसका विनिर्माण, पहले कच्चा माल बना फिर उसका विनिर्माण कहाँ हो रहा है उसके आधार पर, और फिर सेवाएं प्रदान कौन कर रहा है उसके आधार पर। तो दो तरीके से आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, पर आप एक अच्छी सी लिस्ट बनाएं। अच्छी सी लिस्ट का क्या यहाँ पर आशय है? अच्छी सी लिस्ट का आशय है कि आप जो है ढूंढे ऐसे लोग जो कार्य कर रहे हैं, और उन सबको, जैसे सब्जी विक्रेता क्या कार्य कर रहा है, वो भी सेवा दे रहा है आपको। तो यस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और एक और हो सकता है यहाँ पर, आप जो है संगठित और असंगठित में भी बांट सकते हैं। ये करने के बाद आपने तीनों सेक्टर्स का किया, फिर आप संगठित और असंगठित में भी बांटिए उन्हें, कि कौन सा संगठित क्षेत्र में आएगा और कौन सा असंगठित क्षेत्र में। तो आपकी जो समझ होगी इसके ऊपर बहुत अच्छी बनेगी। तो ये आप इस तरीके से अपना आंसर बनाइए। ये आपके खुद के लिए था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो है आपके पीछे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, ये फोटोज लगे हुए हैं जो कार्य हैं आपके, अगर इससे रिलेटेड भी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि कौन कौन से कार्य कर रहे हैं आपसे, आप आसपास में देखते हैं। तो ये आपको कैसे करना है? दो तरीके से करना है। पहले आपको तीनों सेक्टर से रिलेटेड उनके आंसर लिख लेना है, फिर संगठित और असंगठित में वर्गीकरण करना है। अब हमारा क्वेश्चन है जो सर्विस सेक्टर है, यानी तृतीयक क्षेत्रक है, वो किस तरीके से भिन्न है? देखिए, प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है? प्राकृतिक उत्पाद जो है उत्पादन किया जाता है, वहीं प्राकृतिक उत्पाद का विनिर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र में किया जा रहा है। तो जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है वो क्या कार्य कर रहा है?
प्राइमरी सेक्टर में जैसे हमने पहले एग्जांपल जाना, एक गाय है, उसके दूध का जो है आपने डेयरी के माध्यम से फैक्ट्रीज में भेजा। अब यहाँ पर जो है अमूल को देख सकते हैं। अमूल क्या कार्य कर रहा है, अमूल जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो पशुओं से दूध का उत्पादन जो हो रहा है उसे जो है अपनी फैक्ट्रीज तक लेके आता है और फिर क्या कर रहा है, उसको जो है पैक्ड करके आप तक पहुंचा रहा है। अब इन दोनों चीजों में देखिए, जो अगर दूध जो है उस फैक्ट्रीज तक किस तरीके से पहुंचेगा और फैक्ट्रीज से फिर आप तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए क्या चाहिएगा, सर्विस चाहिए होगी, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। तो प्रत्येक क्षेत्र किस तरीके से भिन्न है वो जोड़ने का कार्य कर रहा है। ना यहाँ पर जो है कोई भी उत्पादन नहीं किया उसने, ना तो प्राकृतिक उत्पाद वो उत्पादन कर रहा है, ना ही उसका विनिर्माण कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। इस तरीके से वो अलग है। अब यहाँ पर भी देखते हैं तृतीयक क्षेत्र जो है, दो क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से कैसे भिन्न है। पहला कार्य की प्रकृति, उसकी कार्य की प्रकृति क्या है, वो प्राकृतिक संसाधनों से सीधा जुड़ा होता है। प्राथमिक क्षेत्र जो, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में आप कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, खनन करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राथमिक जो संसाधन है उससे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब द्वितीयक क्षेत्र देखें तो कच्चे माल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जैसे फैक्ट्री का और विनिर्माण, ये भी जो है एक तरीके से प्राथमिक उत्पादों का जो है लेकर उसके कच्चे माल का उत्पादन करता है। परंतु तृतीयक क्षेत्र देखें, तृतीयक क्षेत्र में क्या हो रहा है, उत्पाद नहीं बनाता, कहीं भी ये जो है कोई भी उत्पाद नहीं बनाना, इसे ना प्राकृतिक उत्पाद बनाना ना उसका इस्तेमाल करके विनिर्माण करना, तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवाएं कैसी, कौन कौन सी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग, ये सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस तरीके से ये जो है जो दोनों सेक्टर्स हैं उनसे अलग है, क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करता है। और क्या कारण हो सकता है इसका, मतलब और जो है अगर हम डिफरेंस देखें, उत्पादन नहीं कर रहा, सेवाएं कर रहा है, कोई नया माल नहीं बनाता, बल्कि ये सिर्फ लोगों को सहायता सुविधा प्रदान कर रहा है। देखिए एक शिक्षक कुछ जो है नहीं बनाता, वो सेवा प्रदान कर रहा है, एक जो डॉक्टर है वो सेवाएं प्रदान कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट वाले काम करने वाले वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, एक जो मोची है वो जूता पहले से ही बना हुआ था, वो सिर्फ उसमें जो है अगर उसमें आपकी कोई कमी पेशी होती है वो सिर्फ उसे ठीक करके आपको दे रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। बैग जो है आपका पहले से ही बना हुआ था, पहले से ही उसके लिए कच्चा माल जो है उपलब्ध कराया गया विनिर्माण के लिए, अब वो आपके जो है चैन ठीक करने वाला क्या कर रहा है, सिर्फ उसे ठीक करके दे रहा है, आपको सेवा प्रदान कर रहा है। तो जो टर्सरी सेक्टर है यानी तृतीयक क्षेत्र है, उसमें सिर्फ कोई नया माल नहीं बन रहा है, सिर्फ सेवा प्रदान की जा रही है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया, किसान ने क्या किया, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। गेहूं का उत्पादन जो है किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। उसे मिल मालिक ने खरीदा गेहूं को और वो उससे क्या बना रहा है, वो उससे आटा बना रहा है, आटा बन गया, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ गया। अब जो है एक दुकानदार वह आटा जो है अपनी दुकान से बेच रहा है, क्या हो रहा है, तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि उसने कुछ नहीं बनाया, उसने ना तो जो है उगाया गेहूं, ना उसने जो है उसका विनिर्माण करके आटा बनाया, वो क्या कर रहा है, पैक्ड आटा आया है, उसको सिर्फ वो बेचना है, यानी कि वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो तृतीयक क्षेत्र, ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा और किस तरीके से हम बांट रहे हैं। तृतीयक क्षेत्र संबंधित है सेवा से संबंधित, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन 10 जो है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी से संबंधित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे बोलते हैं, इसे ही हम छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। इसी से बताना है आपको, पर इसमें जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही जगह प्रच्छन्न बेरोजगारी किस तरीके से दिखती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी पहले एक बार समझ लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, जैसे खेत में, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में जो काम करने वाला है, एक छोटा सा उनका खेत है, पर परिवार में जो है 6 लोग हैं, परिवार के 6 लोग जो हैं वो सारे ही जो है उस खेती में लगे हुए हैं, परंतु वहां आवश्यकता जो है सिर्फ 4 लोगों की थी, यानी जो 2 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं उसमें जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए सिर्फ 4 लोग ही काफी थे। तो इसे ही हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में कैसे दिखाई देती है, शहरी क्षेत्रों में अगर दुकानदार है, बड़ी दुकान है उनकी, उनका जो सारा परिवार है उस दुकान में ही शामिल हो जाता है, वही सारा कार्य संभालने लग जाते हैं। अब मान लीजिए उस परिवार में 4 लोग हैं, परिवार के सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता थी उस कार्य को करने के लिए, पर परिवार के चारों लोग जो है उसमें लग जाएं तो शहरी क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी। तो आइए अब हम अपने आंसर से भी समझ लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को पहले समझते हैं। अर्थ क्या है इसका, ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति कार्यरत तो होता है परंतु उसका श्रम उत्पादन नहीं होता या उसकी आवश्यकता नहीं होती। हमने जाना कि उसकी आवश्यकता नहीं है, उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जो है वो एक्स्ट्रा में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ लोग जो है उस कार्य से हट भी जाए, मतलब उन्हें हटा भी दिया जाए तो भी जो है वो कार्य आसानी से हो सकता है।
उत्पादन में जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनके हटने से जो है उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन उतना ही होने वाला है। जो फसल है उससे उत्पादन जितना पहले होता है 6 लोगों से, उतना ही 4 लोगों से होने वाला है। यानी कि उन लोगों के जाने से 2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ही हम बोल रहे हैं प्रचंड बेरोजगारी, यानी कि वो जो कार्य कर रहे थे उससे जो है उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उदाहरण क्या है जी? अभी हम बात कर ही रहे थे, जैसे यहाँ पर जो है इन्होंने 5 लोगों का उदाहरण लिया कि कोई भी 2 या 3 लोग पूरा कर सकते थे उस कार्य को, परंतु जो है बाकी के लोग जो है काम में लगे हैं, पर उनका योगदान जो है वास्तविक उत्पादन में वो कुछ नहीं है। इसे ही हम प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में हो जाती है, कृषि में होती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में दुकान के मालिक के आधार पर देख रहे हैं कि दुकान के मालिक के 4 परिवार में 4 सदस्य हैं। अब सदस्य सारे जो है उसी काम में लगे हुए हैं, पर उस दुकान को चलाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है काफी था, पर सारे सदस्य जो है उसी के साथ लगे हुए हैं, तो इसे भी क्या बोलेंगे? प्रचंड बेरोजगारी। दोनों आपने देखा, प्रचंड बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। और ये कैसे होती है कि उसमें जो है उत्पादन जो हो रहा है उसमें जो है ना उन लोगों के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ही हम बोल रहे हैं कि वो जो है आवश्यकता से अधिक लोग हैं, वही जो है प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। आपको क्लियर होगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, एक खेत से और एक जो है हमने दुकान से, दोनों का जो है एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। कैसे होती है? जहां पे आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों। अब ये खुली बेरोजगारी क्या है? ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है। खुली बेरोजगारी का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास जो है क्वालिफिकेशन है, वो जॉब कर सकता है, परंतु उसके पास जो है उतनी जो है वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए, या वो जॉब नहीं मिल पाई उसे जो उसकी क्वालिफिकेशन से मैच कर पाए। इसे ही हम बोल रहे हैं खुली बेरोजगारी। क्वेश्चन के आंसर भी देख लेते हैं। इनमें जो है हम परिभाषा के आधार पर देखें, खुली बेरोजगारी क्या है? व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखता है और योग्यता भी है, क्वालिफिकेशन भी है और उसकी इच्छा भी है, वो काम करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास क्वालिफिकेशन है पर वो काम नहीं करना चाहता, वो काम भी करना चाहता है, उसके पास योग्यता भी है, पर रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है इसलिए काम नहीं कर पा रहा। इसे जो है खुली बेरोजगारी बोलते हैं। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा क्या होगी? व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है श्रम उत्पादन में, पर उसका कोई योगदान नहीं है, उत्पादन उतना ही है, उसमें कोई योगदान नहीं है, पर वो कार्य करता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों की परिभाषा आपको क्लियर होगी। रूप क्या है? बेरोजगारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहा है, आपको योग्यता है उसके पास, वो काम करना चाहता है, आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे आप शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख सकते हैं, पढ़े लिखे युवा जो है उनके पास जो है डिग्रीज हैं, वो जो है कार्य करना चाहते हैं पर वैकेंसी नहीं है उनके पास। अब कोई व्यक्ति जो है डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनने के लिए उसकी सारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पर अब वो सरकारी जो है डॉक्टर बनना चाहता है, पर सरकार जो है अगर कोई भी जो है पद खाली नहीं हुए या पदों की भर्ती नहीं करती है सरकार, तो वो जो है खुली बेरोजगारी में आ जाएगी, क्योंकि वो जो है इच्छा रखता है रोजगार की और वो जो है योग्यता भी रखता है, परंतु उसके पास रोजगार नहीं है। अब जैसे इसमें जो है अगर आप जो है समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आप देखेंगे अभी अपने आसपास में उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है किस तरीके से जो है विद्यालयों का मर्जर हुआ, प्राथमिक विद्यालयों का। अभी जो है वो 10,000 के करीबन विद्यालयों का मर्जर हो गया। उससे क्या होगा? उससे वो जो छात्र हैं अब उन्हें जो है अपने स्कूल के लिए बहुत दूर जाना होगा, स्कूल के लिए दूर जाना होगा, तो बहुत सारे छात्र जो हैं अब स्कूल जाना बंद कर देंगे। अब साथ ही साथ जो उन्हें शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उनके लिए जो भर्तियां निकलनी थी वो नहीं निकलेंगी। अब जो युवा है जिसने बीएड की 2020 में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने बीएड की, 2018 से 2023-24 तक बहुत सारे लोगों ने बीएड की। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं बीएड करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो इच्छा वो रखते हैं, उनके पास योग्यता है, उनके पास बीएड है, उनके पास सीटेट है, पर वो जो है अब जो है रोजगार उनके पास क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्कूल के तो मर्जर हो गए, स्कूल में वैकेंसीज ही नहीं होंगी, टीचर की वैकेंसीज नहीं होंगी तो वो टीचर कैसे बनेंगे? वो सब कुछ रखते हैं पर वो जो है रोजगार नहीं मिल पाएगा, ये खुली बेरोजगारी में। तो ये जो है आपको वर्तमान परिवेश से आप जोड़ के अगर देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी, और वर्तमान परिवेश से जोड़कर ही देखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है ताकि आप वर्तमान परिवेश से जोड़ें, उससे नॉलेज तभी कनेक्ट करके जो है देखेंगे तभी तो फायदा है उसका। अब बेरोजगारी छुपी हुई होती है। अब जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी में बेरोजगारी कैसी हो? छिपी हुई बेरोजगारी है, वो दिखाई नहीं दे रही हो, व्यक्ति तो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है परंतु उससे उत्पादन में तो वृद्धि नहीं हो रही है, तो वो जो है इसलिए कहा जाता है उसे छुपी हुई बेरोजगारी।
अब उदाहरण जैसे पढ़ा लिखा जो युवा, अभी हम बात कर रहे थे, उदाहरण तो आप लिख सकते हैं, युवा जो है पढ़ा लिखा है, उसके पास सब कुछ है पर नौकरी नहीं है। क्यों है नहीं है? क्योंकि जो है उसके लिए वैकेंसीज नहीं आ रही है। अब दूसरी तरफ जो है एक खेत में जो है 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग जो है पर्याप्त हैं जिसके लिए, तो ये आपको रूप इस तरीके से दिखेगा कि वहां पे जो है लोगों की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी जो है अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये जो है खुली बेरोजगारी, क्योंकि वो शिक्षित युवा जो है शहरी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब युवा जो है स्नातक तक जो है प्रयास करते हैं कि स्नातक कर लें। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, तो 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं, यानी स्नातक अपनी जो है कंप्लीट करते हैं। ये सिर्फ अब शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है खुली बेरोजगारी, है ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आपको फैलती हुई दिखाई देगी। अब दिखाई क्यों नहीं दे रही? अब क्योंकि वो युवा जो है, जब उसने डिग्री जो है उसके पास है, रोजगार नहीं है, वो प्रचंड बेरोजगारी में जाके दिखाई देगा। कैसे? अब वो जो है अपने जो माता पिता के पास उनकी जो संपत्ति में जो खेत है उनमें कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जो है उसे जो है वो योग्यता रखता था, उसके पास इच्छा भी है उसकी जो है नौकरी करने की, पर उसके पास रोजगार नहीं है, तो वो जो है अपने खेतों में कार्य कर रहा है, जो कि एक प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा वो। तो ये जो है इस तरीके से कोरिलेट भी कर सकते हैं आप, परंतु आप जो है आंसर लिखने के लिए इसी तरीके से लिखना होगा आपको। अब अधिकतर जो है जो प्रचंड बेरोजगारी है, ये जो है मैक्सिमम कहाँ देखी जा रही है इसके आधार पर है। और अब जो हमने अभी जो एग्जांपल दिए, जो कोरिलेट किया, बहुत कम परसेंटेज में देखा जाता है, और मैक्सिमम प्रचंड बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है, क्योंकि वहीं पर ही खेत है जहां पर जो है एक्स्ट्रा लोग लगे हुए होंगे। उत्पादकता जो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? उत्पादन नहीं होता क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार है, उत्पादन ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो जो है युवा जो है घर पे बैठे हैं क्योंकि वो बेरोजगार है। और वहीं प्रचंड बेरोजगारी में वो उत्पादन तो कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो उत्पादकता पर प्रभाव देखें तो वो प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत तो कार्य कर रहे हैं, पर खुली बेरोजगारी में वो कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जो है आपका इसमें जो है अंतर था, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। 5 पॉइंट्स याद रखना। परिभाषा की परिभाषा के आधार पर देखें, रूप कैसा है उसका, उदाहरण आप लास्ट में लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में। क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र में जो है कर रहे हैं, और उत्पादकता उससे प्रभावित हो रही है नहीं हो रही है। ये 5 पॉइंट याद रखेंगे तो आप जो है आसानी से इसमें जो है अंतर कर पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें उसके विकास के लिए जो है तृतीय क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। स्टेटमेंट है, तृतीय क्षेत्र जो है भारतीय विकास में भूमिका नहीं निभाता है। अब आप इससे सहमत हैं या नहीं है? अब तृतीय क्षेत्र के बारे में अगर आपको पता हो तो जीडीपी में योगदान अगर देखें तो 50% जो है इसका योगदान है। 50% से अत्यधिक जो है जिसका योगदान जीडीपी के अंदर है, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं होगा? होगा महत्वपूर्ण। तो आप जो है इससे सहमत होंगे या असहमत होंगे? इससे असहमत हो जाएंगे आप, कारण आपको पता चली गया। तो असहमत है आप, तृतीय क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, इससे आप असहमत हैं। कारण क्या है जी? अधिक योगदान है। अभी हमने बात तो की, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसकी मोर देन 50% है। दूसरा, रोजगार, रोजगार की बात करें, आईटी सेक्टर्स में, बैंकिंग में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है तृतीय क्षेत्र जो है अलग अलग जो है चीजों में जो है आपको रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। निर्यात की बात करें, अभी तक जो है हम अपने देश के लिए जो है उत्पादन कर रहे थे, अब सरप्लस यानी अधिशेष भी हो रहा है हमारे उत्पादन। अब अधिशेष जो होगा तो उसका जो है हम निर्यात भी करेंगे, अन्य देशों के साथ निर्यात करेंगे। तो भारत जो है सेवा निर्यात यानी विदेशी मुद्रा कमाने में करता है, फिर उसका हम निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी हमारे पास। अन्य क्षेत्रों को सहयोग कैसे दे रहा है? कृषि और उद्योग क्षेत्र को जो है सहयोग दे रहा है अलग अलग तरीके से। अब जो है जितनी भी आपने सेवाएं पढ़ी, चाहे बैंकिंग से संबंधित, इनको भी बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। एक किसान को जो है अगर उसे जो है लोन चाहिए, बैंक के पास जाएगा। बैंक क्या है? एक सेवा क्षेत्र है। किसान जो है अगर उसे ट्रांसपोर्ट करना है किसी चीज का, किसके पास जाएगा? वो जो है आपके सेवा क्षेत्र के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये सभी जो है किस तरीके से जो है जोड़ के रखा है इन दोनों क्षेत्रों को, वो आपका सेवा क्षेत्र है। तो सेवा क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है उसके आपने कारण पढ़े, और भी कारण हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं। तो यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तृतीय क्षेत्र हमारी भारत के विकास के लिए। तो आप इससे अब क्लियर हो गया होगा, आपको कारण लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है।
कौन कौन से लोग हैं? देखिए, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले जो लोग हैं वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से? एक जो बहुत ज्यादा कौशल रखते हैं, यानी कि उनके पास स्किल्स हैं, एक जिनके पास कम स्किल्स हैं, दोनों तरीके के। अब जैसे हम आस पड़ोस में देखें आप, तो आपके यहाँ या अपने एरिया में देखें, क्षेत्र में देखें आप, चयन सही करने वाला क्या है, सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा है, परंतु उसके लिए जो स्किल्स हैं वो जो है इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। वहीं जो आपके जूता पॉलिश कर रहे हैं या जूते की सिलाई कर रहे हैं, कॉबलर हैं, तो वो उनके पास भी जो है ज्यादा आपकी स्किल्स नहीं चाहिए उन्हें भी। इसी तरीके से अगर हम आईटी सेक्टर्स में बात करें, बैंकिंग में बात करें, ये भी सेवा क्षेत्र है, परंतु वहां पे स्किल कैसी चाहिए? हाई स्किल चाहिए। तो ये हाई स्किल और लो स्किल के हिसाब से देखें, यानी उच्च कौशल वाले और शिक्षित लोग, और कम कौशल वाले या असंगठित क्षेत्र के लोग। अब दो चीजों में बढ़ जाता है सेवा क्षेत्र। उच्च कौशल वाले शिक्षित लोग कौन कौन से हैं? आईटी क्षेत्र में देखें, उसमें जो है आपको भाई शिक्षा जो है आप शिक्षित होने चाहिए, उसके लेवल के हिसाब से क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए आईटी सेक्टर में लगने के लिए। और उच्च कौशल भी, आपकी जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको कंपनी हायर करेगी। उसी तरीके से बैंकिंग से संबंधित आपने पढ़ाई की हुई हो, शिक्षा, आपके पास स्वास्थ्य, ये सभी, और प्रशासन, ये सभी जो है आदि क्षेत्रों में जो है काम करते हैं लोग उच्च कौशल वाले, और उनकी आय जो है अधिक होगी, इनकी जो सैलरी होगी वो भी फिक्स होगी। और ये जो है अगर आप देखें तो ये सभी जो है आपके संगठित क्षेत्र में आएंगे, यानी कि ये सभी जो है आपको जो है बीमा, यानी कि आपका जो है हेल्थ का बीमा भी होगा, आपको पेंशन भी मिलेगी, ये सारी चीजें भी, कभी स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, आपकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर, तो ये सभी चीजों का भी ध्यान रखेंगे। और शहरी क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं उच्च कौशल वाले, जो है आपको कहाँ मिलेंगे? शहरी क्षेत्रों में। शिक्षित लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी जो है उच्च कौशल वाले जो है हो गए। अब जो है दूसरा जो हमने कैटेगरी बांटी सेवा क्षेत्र में ही, वो कम कौशल वाले असंगठित क्षेत्र के लोग जो हैं। अब ये जो है क्या कार्य कर रहे हैं जी? ये कम वेतन पे काम करते हैं दुकानों पर। अब आप देखते हैं मेडिकल स्टोर पे, अगर आप देखें तो मेडिकल स्टोर पे अगर शहरों में देखेंगे आप, तो वहां पर ये नॉर्मल जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें, बड़ी दुकानें जो होती हैं, वहां पे जो है कुछ बच्चे भी काम कर रहे होते हैं या बड़े भी। कैसे काम कर रहे होते हैं? वो क्या काम कर रहे होते हैं? बोरी उठा के रखने का कार्य कर रहे हैं, या फिर अंदर से स्टोर में से सामान ढूंढ ढूंढ के लाके देने का, उसे तोल के देने का। तो वो जो है कम कौशल वाले हैं और असंगठित क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि उनका जो है, अगर हम पेंशन, क्या उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी? क्या उनको छुट्टी अवकाश मिलेंगे? क्या उनके घंटे डिसाइडेड होंगे? ये सभी नहीं होंगे सारी चीजें, क्योंकि उनके घंटे डिसाइडेड नहीं होते। सुबह जो है 8 बजे दुकान खुल रही है, रात को 8-10 बजे बंद हो रही है, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। परंतु अगर संगठित क्षेत्र की बात करें, वहां तो घंटे डिसाइडेड है, वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही है। यहाँ पर तो स्वास्थ्य, अगर आप बीमार हो गए तो आप अपने पैसे से ही आपको इलाज कराना होगा असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, और कम कौशल वाले, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही हमने जो दो कैटेगरी बनाई, उसमें कम कौशल की बात कर रहे हैं। अब ऑटो चलाने वालों, घरेलू काम करने वाले, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अधिकतर गरीब और मध्य वर्ग से होते हैं। अधिकतर कहाँ से हैं? कैटेगरी जो है गरीब लोग हैं, असुरक्षित नौकरियों में काम करते हैं। असुरक्षित किस तरीके से? क्योंकि असंगठित क्षेत्र है, जहां पर जो है न तो नौकरी की सुरक्षित है आपकी, और साथ ही साथ अगर आप जो है बीमार पड़ जाते हैं उसके लिए भी कोई सुरक्षा नहीं, ना पेंशन। रिक्शा चालक भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और घरेलू सहायिका जो आपको, और सफाई कर्मचारी, सड़क विक्रेता, ये सभी जो है इनके लिए कोई स्किल्स या फिर बहुत कम स्किल्स की आवश्यकता होती है। ये जो है असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और वहीं जो है आईटी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित जो चीजें हैं, उनमें जो है उच्च कौशल वाले और संगठित या शिक्षित जो व्यक्ति आते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सेवा क्षेत्र को हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, उच्च कौशल वाले शिक्षित लोग, कम कौशल वाले असंगठित क्षेत्र वाले लोग। दो कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन है हमारा, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो है, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर एक बच्चा जो है उसे दुकान पे लगाया गया, दुकान पे वो कार्य कर रहा है, सुबह दुकान खोलने से रात के दुकान बंद होने तक उसे वहीं पर रहना होगा। कितने घंटे हो गए? सुबह अगर 10 बजे भी दुकान खुलती है या 9 बजे दुकान खुलती है और रात के 9-10 बजे बंद होती है, तो कितने घंटे हो गए? लगभग 12 घंटे। तो 12 घंटे काम करना। दूसरा, 12 घंटे के अगर वो कार्य कर रहा है तो क्या वो शोषण नहीं है? बिल्कुल शोषण है। अब देखिए, अगली चीजों पे चलते हैं। अगर वो बच्चा जो है बीमार हो जाता है, वो बच्चा या बड़ा भी हो सकता है। देखिए, छोटी दुकानों पर जो काम करने वाले बच्चे, बड़ा कोई भी हो सकता है,
क्या शोषण किया जा रहा है? अगर घंटे ज्यादा है तो उसके बिल्कुल किया जा रहा है। अन्य चीजों पे चल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी अगर उसको कोई समस्या होती है, बीमार पड़ जाता है वो व्यक्ति जो उस दुकान पर कार्य कर रहा था, तो उसको जो है वो दुकानदार जो है क्या उसे स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं उपलब्ध कराएगा? नहीं कराएगा। तो ये भी जो है आपके असंगठित क्षेत्र में आई चीजें। तो क्या उसका शोषण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वो पूरे टाइम 12 घंटे जो व्यक्ति एक दुकान पर कार्य कर रहा है, क्या उसको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देनी चाहिए थी? बिल्कुल देनी चाहिए थी। अब जो है शोषण किया जा रहा है, नहीं, हमने ये तो समझा कि शोषण किया जा रहा है। अब जो है कुछ और बातें भी जान लेते हैं इसमें। कारण क्या है? आपने बात तो सहमत तो है हम कि शोषण किया जा रहा है। कारण क्या है जी? कारण है स्थायी नौकरी नहीं है, परमानेंट थोड़ी ना है नौकरी। आज जो है आप काम कर रहे हैं, 5 दिन नहीं आए तो अगले दिन से मालिक जो है दूसरे व्यक्ति को रख लेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसे भी काम चलाना है अपना। 5 दिन अगर आप नहीं रहेंगे तो कैसे? उसे खुद ही उठ के कार्य करना पड़ेगा। अगर उसे खुद ही कार्य करना होता तो वो किसी व्यक्ति को नहीं रखता। तो इसमें स्थायी नौकरी नहीं है, आप कभी भी निकाला जा सकता है। अगर आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगा कि अच्छा कार्य नहीं किया, आपने उल्टा भी बोल दिया तो भी निकाला जा सकता है। आपने कुछ गलत व्यवहार किया तो भी निकाला जा सकता है। आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो भी निकाला जा सकता है। आप जो है उतना कार्य नहीं कर पा रहे जितना उन्होंने जो है एक्सपेक्ट किया था, तो भी आपको निकाला जा सकता है। तो स्थायी नौकरी नहीं है। दूसरा, कम वेतन दिया जाता है। 5,000 में ही रख लिया आपको दुकान पर कार्य करने के लिए, बहुत कम वेतन है। काम के घंटे 12 घंटे, 12 घंटे। और ओवर टाइम जैसे आप संगठित क्षेत्र में देखेंगे तो ओवर टाइम के लिए भी आपको भुगतान किया जाता है, परंतु यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ आप 8 घंटे से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो इतिहास में जो है वर्कर्स ने स्ट्राइक की, और 19वीं शताब्दी में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और उससे जो है उन्होंने 8 घंटे डिसाइड किए कि अब जो है 8 घंटे से ज्यादा जो है वो काम नहीं करेंगे। और हफ्ते में जो है एक सप्ताह में छुट्टी की भी बात की उन्होंने, यह एक सप्ताह में जो है छुट्टी भी होगी। ये सब जो है हमने मजदूर जब यूनियंस ने जो है हड़तालें की थी, आंदोलन किए तब हमें मिला। परंतु हम यहाँ पर देखें तो काम के घंटे इतने ज्यादा हैं, ना उनके लिए कोई भुगतान है। कौन सा क्षेत्र है? असंगठित क्षेत्र। सुरक्षा का अभाव, कार्यस्थल पर अगर स्वास्थ्य या सुरक्षा से उसके साथ सुविधा नहीं होती, मतलब ना तो स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा है, ना ही जो है कोई सुरक्षा से संबंधित सुविधा होगी वहां पर। सामाजिक सुरक्षा नहीं। अब जैसे आप देखिए, एक बड़ा जो है इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो संगठित में आ गया। वहां पर सारी चीजें जो है फैसिलिटीज दी जाएंगी। वहां पर जो है आपके जो आग बुझाने के लिए यंत्र भी लगाए जाएंगे। क्यों लगाए जाएंगे? क्योंकि वो संगठित क्षेत्र है, वहां पे सुरक्षा है। यानी कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित वहां पर जो है आपके जो वॉशरूम्स हैं वो भी बहुत आपको क्लीन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो संगठित क्षेत्र में आ रहा है। तो और वहीं जो है एक नॉर्मल जो दुकानदार होगा वो बहुत सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। असंगठित क्षेत्र में एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहां पे जो है शौचालय जाने के लिए नहीं है, ना वो साफ सफाई का इतना ध्यान रख पा रहे हैं। तो असंगठित क्षेत्र में आप देखिए किस तरीके से जो है सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। सामाजिक सुरक्षा, पीएफ, पेंशन, बीमा, ये सभी सुविधाएं थोड़ा ना दे पाते हैं हम असंगठित क्षेत्र में। वो सैलरी ही इतनी कम है, तो ये सब चीजें कहाँ से अरेंज की जाएंगी? शिकायत व्यवस्था नहीं होती। आप जो है संगठित क्षेत्र में देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके यहाँ शिकायत करने के लिए एक स्थान है जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। कंपनीज के अंदर ही होता है, आप शिकायत कर सकते हैं। बड़े जो आपके जो सीनियर जो आपके एचआर होंगे उनके से शिकायत की जा सकती है, या फिर अलग से जो है इसका एक विभाग भी बना दिया जाता है। परंतु अगर हम असंगठित क्षेत्र में देखें तो आप किसी से जो है कोई यूनियन नहीं है आपकी जहां शिकायत कर सके। मजदूर यूनियन जिस तरीके से होती है, समस्याएं नहीं उठा सकते। कोई समस्या आ रही है कि शौचालय नहीं है जी, शौचालय बहुत गंदा रहता है जी, नहीं उठा सकते आप ये समस्याएं क्योंकि असंगठित क्षेत्र है। ये सभी जो है असंगठित क्षेत्र में शोषण किस तरीके से किया जा रहा है और उसके कारण क्या है कि हम सहमत हैं कि जो है वहां पर शोषण किया जा रहा है। और कारण क्या है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप याद कर लीजिए, यही जो है इसके कारण। 15 क्वेश्चन है हमारा। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? अब परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में आपने जो हमें आर्थिक गतिविधियां थी, हमने उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन सी कैटेगरी थी? प्राथमिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। अभी तक हमने ये किया। अब यहाँ पर एक बात आई, परिस्थितियों के आधार पर बांटो जी। अब परिस्थितियों के आधार पर कैसे बांटेंगे? परिस्थितियों के आधार पर 2 फोटो देख रहे हैं आप। 2 फोटो में जो है, पहले फोटो में अगर हम देखें तो पहले फोटो में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सुविधाएं सारी मिल रही हैं। और वहीं जो है दूसरे फोटो में देख रहे हैं मजदूर कार्य कर रहे हैं, धूप में कार्य कर रहे हैं, और कितनी देर तक कार्य करना होगा, कितना मेहनत करनी होगी, कितने घंटे कार्य करना होगा। अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है, क्या उन्हें जो है उसके लिए कोई सुविधा दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। तो दोनों चीजें दिखाई दे रही है। क्या है ये? संगठित और असंगठित क्षेत्र से रिलेटेड है। तो परिस्थितियों के आधार पर जब हम बांटते हैं
तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं। क्या क्या होता है इनके अंतर जी, वो भी जान लेते हैं। संगठित क्षेत्र जो होता है सरकार द्वारा रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत होता है। उन्हें नियमों का पालन करना होता है, विनियमों का पालन करना होता है। उदाहरण जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है कंपनी, वो जो है रजिस्टर्ड है सरकार के पास और उसे नियमों का पालन करना होगा। और गेल गेल भी एक कंपनी है, उसे भी इस तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो जो है रजिस्टर्ड होती हैं सरकार से और उन्हें नियमों का पालन करना होता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो बहुत छोटी होती हैं, ये बिखरी हुई होती हैं इकाइयां इनकी, जो काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। सरकार जो है बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती है। सरकार जो है अगर एक घर में चल रही है तो यूनिट उसे जाके तो पता नहीं कर सकती सरकार। बड़े लेवल पे अगर कहीं फैक्ट्री बनी है, 500 गज में बनी हुई है एक फैक्ट्री, तो उसे तो सरकार देख सकती है, मिल वो आसानी से जो है उस पर नियम लगाए जा सकते हैं, उनसे बोला जा सकता है कि लाइसेंस क्यों नहीं है आपके पास। तो परंतु जो असंगठित क्षेत्र में जो इकाइयां होती हैं बहुत छोटी होती हैं, उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता बहुत आसानी से। और नियम और विनियम जो होते तो हैं उनके लिए भी, पर इनका पालन कभी नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो उन पर नियंत्रण नहीं है सरकार का, नियम बनाए गए हैं पर उनका पालन नहीं होता उनका। उदाहरण के लिए जैसे दुकान या निर्माण कहीं हो रहा है छोटा सा, कहीं पर जो है जो शर्ट है आपकी वो रंग की जाती है, छोटी सी यूनिट होगी, 2 से 3 कमरों में ही कार्य हो जाएगा वो आपका। कितने लोग होंगे, लगभग 8 से 10 ही लोग कार्य कर रहे होंगे, तो वहां पर नियंत्रण करना सरकार के मुश्किल हो जाता है। अस्थायी श्रमिक होते हैं, आज जो वो श्रमिक हैं कल जो है वो नहीं होंगे, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि उनको जो है कोई नियमित एक परमानेंट जॉब तो है नहीं वो। इस क्षेत्र में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, अभी बात की हमने परमानेंट नहीं है। रोजगार की शर्तें भी बहुत कठिन होती हैं, रोजगार की शर्तें बहुत कठिन होती हैं कि आप जो है 12 घंटे कार्य करेंगे, इस टाइम आ जाएंगे, इस टाइम तक जब तक कार्य होगा नहीं तब तक चलता ही रहेगा कार्य। और ये सारी चीजें जो है आप संगठित और असंगठित में देख सकते हैं। संगठित में पंजीकृत है, ये पंजीकृत नहीं है, वहां पर नियमों का पालन हो रहा है, वो करना ही होगा उन्हें, क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण है। ये तो सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यहाँ पर नियमों का पालन नहीं हो पाता या करते नहीं है वो लोग। यहाँ पर बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ पर छोटी यूनिट्स हैं, दोनों का आपको जो है वर्गीकरण मिल गया होगा। यहाँ पर फोटोज हुई। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, संगठित और असंगठित जो क्षेत्रक हैं उनमें जो है आपको डिफरेंसेस बताने हैं, तुलना करनी है। संगठित क्षेत्र में जो है सरकार पंजीकृत कंपनियां आती हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र क्या है, पंजीकृत होते हैं सरकार से, असंगठित क्षेत्र पंजीकृत नहीं होते हैं। वहीं जो है संगठित क्षेत्र में जो है आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, असंगठित क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। संगठित क्षेत्र में परमानेंट जॉब है आपकी या एक नियमित जॉब है, परमानेंट भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में परमानेंट जॉब तो नहीं होती है, परंतु आपकी जो है वो 30 दिन तक या जब तक आपके कार्य में कोई जो है कमी ना दिखे उन्हें, तब तक तो आपको नहीं निकाल सकते, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर। परंतु जो आपका असंगठित क्षेत्र है उसमें तो आपको कल भी निकाला जा सकता है, डे वाइज सैलरी भी हो सकती है कि आज की दी कल जो है नहीं आना भी कल से आपको। अब इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। संगठित क्षेत्र जो है पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है, नौकरी की वहां पे सुरक्षा होती है, सवेतन छुट्टियां। इसका अर्थ क्या है, अगर आपकी कोई छुट्टी होती है, जैसे संडे की छुट्टी हुई, उसके लिए भी आपको वेतन मिलेगा, आपको वो छुट्टी भी आपकी वेतन के साथ मिलेगी आपको, मतलब आपको वेतन दिया जाएगा। पर असंगठित क्षेत्र में अगर आपने छुट्टी की तो वेतन नहीं मिलेगा जी उसका। पेंशन भी मिल रही है यहाँ पर, स्वास्थ्य और अन्य लाभ भी मिल रहे हैं आपको, यानी कि आपके जो परिवार है, फैमिली, और आपके लिए जो है वो सुविधा दी जाती है। अगर आपके घर में या फिर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसका ध्यान रखेगी आपकी कंपनी। निश्चित कार्य घंटे जी, कि 8 घंटे जो है आपके निश्चित हैं, इतने घंटे आपको काम करना है, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। ओवर टाइम अगर जी हम आपको कराएंगे तो आपको क्या देंगे, उसके लिए पैसे देंगे अगर आप ओवर टाइम करते हैं। पर अगर आपको पता हो तो ओवर टाइम के लिए लगभग डबल ही पैसे होते हैं। 8 घंटे में जितने आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो उससे डबल जो है आपके ओवर टाइम में दिए जाते हैं। दूसरी ओर अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो एक तो ये जो है पंजीकृत नहीं है, तो ना तो यहाँ पे नौकरी की सुरक्षा नहीं है, सवेतन छुट्टियां नहीं होती, छुट्टी करी तो आपके पैसे गए, सेवानिवृत्ति यानी आपको कोई भी पेंशन नहीं दी जा रही है यहाँ पर, भविष्य निधि भी कोई नहीं है आपकी कि आपको जो फ्यूचर में जो है आपको एक जो है रकम दी जाएगी या पैसे दिए जाएंगे इतना, स्वास्थ्य बीमा भी नहीं है। अगर आपको जो है उस फैक्ट्री में आपको काम करते हुए भी अगर कुछ जो है चोट लग जाती है तो उसके लिए भी आपको कोई जो है ध्यान नहीं रखा जाएगा, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। और ना ही निश्चित कार्य के घंटे हैं, आपसे 12 घंटे काम करने हैं, 9 घंटे, कि जब तक जी ये काम नहीं होगा तब तक आज आप घर नहीं जाओगे, तो
कितने घंटे कोई निश्चित नहीं है। ना ही सुरक्षित कार्य वातावरण, ना ही वहां पर वातावरण इतना क्लीन है कि वहां का जो क्लीन यानी वहां पर जो है स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। स्वच्छ अस्वच्छ भी हो सकती हैं चीजें, और अस्वच्छता आपके जो है बीमारियां भी बढ़ा सकती है आपकी, और बीमारी बढ़ने से आप जो है आगे आपके लिए जो है जीवन में बहुत सारी परेशानी इकट्ठी हो सकती हैं। और उस बीमारी के लिए, क्योंकि वो आपको जो है ध्यान रखने के लिए, बीमारी के लिए कोई भी आपका कोई बीमा नहीं है, स्वास्थ्य बीमा। तो ये सारी जो है चीजें हैं, संगठित और असंगठित, उसमें कंपैरिजन किया, आपको अब क्लियर हुआ होगा। ये सारे पॉइंट्स जो है आप एक तरफ जो है संगठित क्षेत्र में वो पॉइंट अगर याद रखेंगे तो असंगठित क्षेत्र में उसका उल्टा मिलेगा। दोनों को आप जो है इजीली लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मनरेगा। मनरेगा 2005 में जो है ये लाया गया। कारण क्या रहा? जो लोग हैं जो उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए 100 दिन का रोजगार, यहाँ पर कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन का रोजगार देने का कारण क्या है? रोजगार मिलेगा तो वो जो है भोजन खरीदने के लिए, एक मूलभूत जो चीज है हमारी भोजन, उसको पूर्ण कर पाएंगे। खाना उन्हें मिलेगा तो फिर जो है पोषण उनका पूरा होगा, और ताकि जो भुखमरी जैसी हालत है वो ना हो। कौन प्रोवाइड कर रहा है? सरकार प्रोवाइड कर रही है। अब जो है इसके बारे में और सारी चीजें, एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें जो है महिलाओं के लिए जो है 1/3 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। अब यहाँ पे आपको कहीं नरेगा दिखेगा, कहीं मनरेगा दिखेगा। देखिए दोनों बात सेम है, मनरेगा और नरेगा दोनों हम जो है वर्ड यूज कर लेते हैं इसके लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें, आय और रोजगार में वृद्धि करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो, उन्हें रोजगार मिले। कौन से लोग हैं जिन्हें रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है? जिनके पास कौशल नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है। अगर इनके पास स्किल होती तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते थे, परंतु इनके पास स्किल नहीं है, इसलिए इनको आय और रोजगार बढ़ाने के लिए तो इन्हें जो है ये रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है। आय बढ़ाने के लिए, इनकी आय बढ़ाने के साथ साथ ये जो है अपनी जो जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं उनको पूर्ण कर सकें। प्रत्येक राज्य क्षेत्र अतिरिक्त रोजगार के लिए पर्यटन, क्षेत्रीय शिल्प, IT आदि का विकास कर सकता है। ये सारी चीजें विकसित कर सकता है मनरेगा के अंतर्गत। पहले ये 200 जिलों में लागू किया गया था, बाद में जो है बढ़ा के 600 जिलों में कर दिया गया। नरेगा का लक्ष्य 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का मतलब, जिन्होंने जो है नरेगा पे अपने आप को जो है रजिस्टर्ड किया होगा, जिन भी मजदूरों ने, जिन भी लोगों ने, उनको जो है अगर सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती, मान लीजिए कोई कार्य नहीं मिला सरकार को उनको देने के लिए, तो सरकार को उनको पैसे तो देने ही होंगे, बेरोजगारी भत्ता देना ही होगा। सरकार कार्य नहीं कराए या कराए, वो सरकार अगर कार्य नहीं भी करा पाती है तो भी बेरोजगारी भत्ता देना होगा इसके अंतर्गत। कारण क्या रहा? उनकी आय बढ़ानी है। कौन से लोग हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है? नरेगा आपको क्लियर होगा, मनरेगा नरेगा दोनों ही बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखेगी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। मतलब रोजगार की गारंटी प्रोवाइड की जा रही है इसके अंतर्गत। आपने गारंटी का मतलब, आप गारंटी शब्द को देख भी सकते हैं कि 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, और नहीं उपलब्ध करा पा रही है तो रोजगार भत्ता देना ही होगा उसे। तो ये गारंटी है एक तरीके की। जैसे आप गारंटी कोई चीज लेके आते हैं तो वो बदल जाती है ना, अगर खराब होगी तो गारंटी, अब तो वारंटी आती है सबकी, अब गारंटी नहीं आती किसी भी चीज की, प्रोडक्ट की। तो गारंटी का मतलब कि उसे बदल दिया जाएगा पूरी तरीके से अगर का खराब हो गया। अगर सरकार 100 दिन का रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पाई तो बेरोजगारी भत्ता देगी। तो यही जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म में भी लिखा है, गारंटी दी जा रही है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें आपके जो क्षेत्र हैं, अपने क्षेत्र में आप देखेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं उनके कार्यों की तुलना करनी है आपको। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही देखना है आपको और उनमें तुलना करनी है। पहले इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले आपको जानना होगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या है। पहले तो ये जानना होगा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। देखिए अब पीछे जो है आपका वो भी चला देते हैं, इस तरीके से हमें टेबल पे काम करना होगा। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जिसका जो मालिक है वो सरकार है, ओनर जो है उसका सरकार है, जिसका स्वामित्व जो है सरकार के पास है। निजी क्षेत्र क्या है? जिसका स्वामित्व या जिसका मालिक जो है एक व्यक्ति है, जिसकी वो खुद की कंपनी है या जो भी कार्य है वो खुद का है उसका। दोनों में अंतर क्लियर हुआ होगा। अब जो है आप जो है अपने आसपास जो भी चीजें हैं इन दोनों में डिवाइड करेंगे, तभी आपको क्लियर होगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ है। अब इनमें अंतर भी जान लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर मैं आपको बता चुका हूं,
सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अधीन आता है, निजी क्षेत्र जो है किसी निजी व्यक्ति या कंपनी। देखिए निजी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, कंपनी के पास भी हो सकता है। निजी व्यक्ति और व्यक्ति को ग्रुप भी तो हो सकता है। एक व्यक्ति जिसकी जो है 100 करोड़ या 1000 करोड़ के करीबन जो है कंपनी के जो है पूरे शेयर्स हैं, या टोटल जो वैल्यू है उसकी 1000 करोड़ है, तो उसमें एक व्यक्ति से ज्यादा भी व्यक्ति भी हो सकते हैं उसके पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र में, पर वो सरकार के अधीन नहीं है, उस उनका पर्सनल है। बस ये अंतर हो गया। उद्देश्य क्या होता है? सरकार जो है कोई भी कार्य करेगी तो वो किस लिए करती है? जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो उसका जनसेवा और सामाजिक कल्याण करना होता है कार्य। सरकार ने अगर सरकारी स्कूल बनाए हैं तो उनका कार्य क्या है? उनका कार्य यह है कि उनमें कम से कम मूल्य, अब तो जो है आप देखते हैं कि फीस ही नहीं जाती बच्चों की, बल्कि सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसे जो है ड्रेस के लिए पैसे देती है, बुक्स के लिए पैसे देती है। सरकार का कार्य क्या है? यहाँ पर सरकार जो है जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य क्या है? जैसे अगर हम, एक आपके पिता घर में बैठे हुए हैं, आपके पास हैं, एक आपके पिता हैं भारत। भारत की बात करें तो भारत जो है वो क्या चाहता है? भारत देश जो है हमारा, वो चाहता है कि मेरा जो प्रत्येक नागरिक है भारत का, वो प्रत्येक जो छोटा बच्चा है जो स्कूल में जा सकता है, वो स्कूल में जाए और शिक्षा प्राप्त करे, वो शिक्षित बने। मेरा भारत का प्रत्येक बच्चा जो है शिक्षित हो, ताकि जो है भविष्य में वो भारत का विकास कर सके, भारत को जो है एक नई राह दिखा सके, जो रूढ़िवादी सोच है उससे आगे ले जा सके, जो महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता है वो खत्म की जा सके। तो ये सभी जो है चीजें देख रहे हैं हम। तो उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका जो कार्य है जनसेवा का है। और निजी क्षेत्र है जो एक ही व्यक्ति के पास है, वो क्या करेगा? वो लाभ कमाएगा, उसका काम है प्रॉफिट, यानी उसका लाभ होना चाहिए बस। उदाहरण के बाद अगर देखें, उदाहरण यहाँ पे जो है, उदाहरण यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखी हैं, आप अपने अनुसार भी लिखें। जैसे सरकारी अस्पताल आपने देखे होंगे, सरकारी स्कूल देखेंगे, बिजली बोर्ड, ये सभी सरकार के अधीन है और जिनका कार्य है जनसेवा। और वहीं प्राइवेट, आपको प्राइवेट अस्पताल भी दिखेंगे। प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि अगर आपके जो है नॉन टू में कोई अगर अस्पताल में भर्ती हो, तो आपने देखा भी होगा बिल्स में कितने ज्यादा जो है बिल्स आते हैं, लाखों में बिल्स हो जाते हैं। कोचिंग सेंटर भी देखेंगे, कोचिंग सेंटर की फीस देखिए। प्राइवेट स्कूल, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं आपके आसपास में, प्राइवेट स्कूल की फीस और गवर्नमेंट स्कूल की फीस देखिए। वहीं जो है 5th क्लास में एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में कुछ भी फीस नहीं जाती, और वहीं प्राइवेट सेक्टर्स में आजकल जो है 1000 से 500 से 1000, 1000 से 2000, 5000, 10,000, लाखों तक फीस होती है बच्चों की 5th क्लास तक की। देखिए और अब प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं। ये सभी जो है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, आपके अनुसार भी लिख सकते हैं। सेवाओं की कीमत, सरकार जो है वो सेवाएं आपको बहुत कम मूल्य में या फिर मुफ्त में प्रदान करती है। और वहीं जो है अगर आप निजी क्षेत्र में देखें तो वहां पर आपसे अधिक शुल्क लिया जाएगा। अभी हमने उदाहरण दिया स्कूल का, अस्पताल का, दोनों में आप देख सकते हैं अंतर। आपने खुद भी अनुभव किए हो तो उन्हें आप जो है अपने अनुभव भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने स्वयं अनुभव नहीं किए हुए तो अपने माता पिता से भी आप पूछ सकते हैं, वही आपकी फीस भरते होंगे तो आप उनसे पता कर सकते हैं। कभी इलाज हुआ हो तो आप जो है डॉक्टर के पास गए हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि आप हॉस्पिटल्स में गए हो या किसी भी जो है निजी संस्थान या सार्वजनिक संस्थान में गए हो। सुविधाएं की बात करें, सुविधाएं सीमित होती हैं क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसे बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसका ध्यान रखना है, तो सेवाएं जो है बहुत सीमित होंगी, पर आम जनता के लिए सुलभ कराई जाएंगी वो पूरी तरीके से। अब निजी क्षेत्र में सुविधाएं जो है बेहतर मिलेंगी आपको, पर क्या होंगी? बहुत महंगी मिलेंगी। सुविधाएं तो मिलेंगी, हॉस्पिटल में एसी लगा होगा, आपके जो है अलग से बेड देंगे, अलग से रूम देंगे, होटल जैसा रूम देंगे, पर भैया बहुत महंगी होगी। और महंगाई जो है, इतनी महंगी चीजें जो है अफोर्ड करना भारत के हर नागरिक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मिडिल क्लास बहुत ज्यादा रहती है। तो मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जो है इतनी ज्यादा महंगी चीजें अफोर्ड कर पाए, फिर वो जो है इधर ही जाते हैं क्योंकि वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जो है मिडिल क्लास जो है अपने बच्चे को, आप जो है 10th क्लास में, आप ज्यादातर बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल से होंगे, क्योंकि हर कोई मिडिल क्लास का जो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस जो है 10th क्लास तक 5000 तक पहुंच जाती है, 5000 तक। अब जिस व्यक्ति की जो आमदनी है एक परिवार के लिए लगभग 25-30 हजार हो, तो किस तरीके से 10-15 हजार भी हो, किस तरीके से जो है इतनी ज्यादा महंगी जो सुविधाएं अफोर्ड कर पाएगा। श्रमिकों की स्थिति की देखें तो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो नौकरी कर रहे हुए हैं उनकी नौकरी स्थिर होती है और संसाधन सीमित होते हैं। निजी क्षेत्र में बात करें तो अधिक वेतन दिया जाता है, पर नौकरी अस्थिर होती है। वेतन तो बहुत ज्यादा दे रहा है प्राइवेट सेक्टर, पर नौकरी अस्थिर होती है।
क्यों? क्योंकि कभी भी निकाला जा सकता है आपको, पर यहाँ पे नौकरी जो है स्थिर है पर संसाधन बहुत ज्यादा सीमित है। ये आपके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर तुलना थी। तुलना में किसके आधार पर करते हैं? स्वामित्व के आधार पर देख रहे हैं, उद्देश्य के आधार पर, आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, सेवाओं की कीमत के आधार पर देखें, सुविधाओं के आधार पर देखें, और श्रमिकों की स्थिति के बारे में देखें। तो ये जो है आपका कंपैरिजन था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, इनमें डिफरेंसेस क्या है? निजी क्षेत्र में जो सुविधाएं और सेवाओं की गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी हैं, तो महंगी हैं तो उनमें गुणवत्ता प्रदान कर पा रहे हैं, और ये जो है पर हर किसी की पहुंच से बाहर होती हैं। अभी हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास, हर किसी की पहुंच थोड़ी ना हो पाएगी, सिर्फ अमीर लोगों तक, या जिनके पास इतने जो है पैसा है कि वो जो है उस कीमत पर खरीद पाए, या उस कीमत की जो गुणवत्ता लेनी है उन्हें, तो वो कीमत भी तो अदा करनी होगी आपको। तो निजी क्षेत्र में सुविधाएं तो हैं, अधिक गुणवत्ता भी मिलेगी, पर बहुत ज्यादा पैसा भी देना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है जो सेवा देने का प्रयास तो करता है यहाँ पर किया जाता है, पर संसाधनों में कमी और भीड़ के कारण, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखें, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है भीड़ होती है, सुबह से ही लाइन लग जाती है, सुबह से जो है दोपहर तक इतनी लंबी लंबी लाइन होती है, तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है वहां पर, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जाएगी वहां पर, और संसाधनों की कमी है वहां पर, तो सेवाओं की गुणवत्ता जो है कमजोर भी हो सकती है। तो सेवाओं की गुणवत्ता जो है बहुत ज्यादा कमजोर भी हो सकती है। अब डॉक्टर जो है, डॉक्टर को जो है वहां पर 1000 मरीज देखने पूरे दिन में, तो वो जो है हर व्यक्ति को बहुत कम समय दे पाता है, तो गुणवत्ता में वो कमी आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो है एग्जैक्ट नहीं, अब जो है हर मरीज भी इस तरीके का नहीं होता कि वो बैठते ही अपनी सारी चीजें बता दें, क्योंकि अगर उसे पहले से ही पता है कि मेरे को यही सारी समस्या है, तो वो एग्जैक्ट बताएगा, तो डॉक्टर एग्जैक्ट जो है उसका सॉल्यूशन बता पाएगा, पर नहीं बता पाएगा, तो ये जो है गुणवत्ता भी जो है वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र में कमजोर हो जाती है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसको उन्हें देखना है। पर निजी क्षेत्र में गुणवत्ता बेहतर होती है, पर वहां पर जो है आपको पैसा बहुत ज्यादा देना होगा। ये जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में आपने डिफरेंसेस देखे। तो प्रश्न 19 है हमारा, यहाँ पर जो है आपको अपने क्षेत्र के एक उदाहरण जो है लिखने, किससे रिलेटेड? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र से संबंधित लिखने हैं आपको, अपने पर्सनल एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और आप जो है अपने अनुसार भी जो है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर जो है लिख के भी भेजें। अब जैसे सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन और कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन, दोनों ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कौन कौन से हैं आपको भी बताने हैं। देखिए अब जो है अगर हम इसमें देखें, सार्वजनिक क्षेत्र में सुव्यवस्थित जो प्रबंधन है उसमें आपका डीएमआरसी, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी जो है सुव्यवस्थित प्रबंधन में आता है डीएमआरसी। और वहीं जो है कुव्यवस्थित प्रबंध अगर देखें तो एयर इंडिया। कारण क्या है इसका? अगर हमने इसे डीएमआरसी को यहाँ रखा है और एयर इंडिया को वहां रखा है, उसका कारण क्या है? डीएमआरसी की सुविधाओं को देखें, डीएमआरसी जब स्टार्टिंग में जिस तरीके से चली थी आज भी उसी तरीके से, वहां पर जो है सफाई स्वच्छता का ध्यान तब भी उसी तरीके से रखा जा रहा था, आज भी वहां पर जो है जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें जो है मॉडर्न ही की जा रही है। जिस तरीके से जैसे आपके पास पहले टोकन था, अब जो है आप फोन से भी जो है अपना अपना जो है आप टोकन ले सकते हैं, स्कैनर होगा, स्कैन किया जाएगा और आप जो है एंटर कर जाएंगे उसी तरीके से एग्जिट करने के लिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम देखें सुव्यवस्थित किस तरीके से डीएमआरसी ने जो है किया, और वहीं एयर इंडिया की बात करें उसे कुव्यवस्थित में क्यों डाला? क्योंकि एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उसके अंदर किस तरीके से जो है स्वच्छता की बात करें तो वहां पर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहीं जो है उनकी जो सीट्स हैं वो जो है कहीं से कभी कटी फटी मिल रही हैं, वहां पर जो है और जो मतलब जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनका अभाव है, वहां पर वो प्रॉपर नहीं दी जा रही है, इसलिए कुव्यवस्थित प्रबंधन है वहां पर। और वहीं जो है डीएमआरसी में उन पर जो है उनमें जो है और ज्यादा प्रोग्रेस की जा रही है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे, आप भी अपने उदाहरण लिखेंगे। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में बात करें तो जो रिलायंस है आपकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस मोबाइल, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरीके से आगे ग्रोथ ही कर रही है, आगे जो है अपने अब जो है अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने लैपटॉप्स निकाल रही है, पहले फोन निकाले, सिम कार्ड निकाले, उसमें जो है इजाफा ही किया है उसमें। अगर आप देखें जो पहले अगर हम बात करें कॉलिंग में, जो पहले जो रिचार्ज होते थे उसके कंपैरेटिवली पहले जो है हमें एक रिचार्ज कराना होता था, उस वो जो है मिनट के अनुसार जो है हमारे पैसे कटते थे। अब आप एक सिंगल रिचार्ज कराएंगे, उसी से नेट चलाएंगे,
और उसी से ही आप कॉलिंग करेंगे। पहले इसके लिए आपको अलग अलग करने पड़ते थे। हाँ, अगर इसमें अगर हम बात करें तो इसकी एक सीमा भी है। क्या सीमा है जी? वो सीमा ये है कि कुछ टाइम बाद जो है मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है। जैसे रिलायंस अब जो है हमारी 3 ही कंपनी है जो ये सुविधाएं जो है हमें देती हैं, नेटवर्किंग की सुविधा। एक जो है रिलायंस हो गई, एयरटेल हो गई, एक वीआई वोडाफोन आइडिया जो है मर्ज हुई। क्यों? क्योंकि उनको जो है हानि हो रही थी, मार्केट में वो नहीं हो पा रही थी स्टेबल। तो अब 3 कंपनीज बैठी 3 कंपनीज। अब रिलायंस अगर प्राइस बढ़ाती है अपने रिचार्ज का तो वो दोनों कंपनीज भी अपने प्राइस बढ़ा देती हैं। तो ये जो है एक तरीके से मोनोपोली भी हो जाती है। अब जो है रिलायंस कितने भी प्राइस बढ़ा सकती है क्योंकि उसके कस्टमर इतने ज्यादा हैं। तो ये जो है एक टाइम के बाद जो है इस तरीके की चीजें ना हो, इसका भी जो है सरकार को ध्यान रखना चाहिए। पर उसकी जो सुव्यवस्थित प्रबंधन के अनुसार देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमने रखा। कुव्यवस्थित अगर देखें तो सत्यम एक कंपनी थी जो कि बाद में जो है दिवालिया हो गई, और किस तरीके से उसके जो साथ जुड़े हुए लोगों को हानि हुई। इसी तरीके से सहारा का जो केस जो है अभी भी आप 1-2 साल पहले देखें तो आप चेक कर सकते हैं कि सहारा भी इसी तरीके से जो है कुव्यवस्थित प्रबंधन के अभाव में कुव्यवस्थित जो चीजें रही वहां पर, उससे लोगों को कितनी हानि हुई। ये जो है आप अपने भी जो है निजी जो आपके एक्सपीरियंस है उसके अनुसार इस लिस्ट को फिल करें, उसके अनुसार जो है आप उदाहरण दें। हम चलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित। सार्वजनिक क्षेत्र में जो जो गतिविधियां होती हैं उनके उदाहरण देने हैं, आपको व्याख्या करनी है कि सरकार द्वारा जो ये गतिविधियों का कार्यान्वयन जो है क्यों किया जाता है। सरकार आखिर जो है क्यों जो है सार्वजनिक क्षेत्र जो जो चीजें करती है सरकार वो अपने हाथ में क्यों रखती है, क्यों हम उसे ही करना पड़ता है सरकार को ये कार्य। अब जैसे रोड रिपेयर जैसे कार्य हैं वो सरकार के पास ही क्यों है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास क्यों नहीं है। अब इसमें जो है कुछ जो है आपको अपवाद भी देखने को मिलेंगे। कौन से अपवाद? जैसे जो हमारी टाटा इंडस्ट्रीज की कंपनी है, टाटा इंडस्ट्रीज की जो कंपनी है वो झारखंड में है। झारखंड में जो है वहां पर जो रेलवे स्टेशन है वो भी उनके नाम पर है, और वहां के जो एरिया है वहां पर वाटर की सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, और चाहे वो रोड बनाने की, वो चीजें जो है टाटा के पास है। परंतु वो सिर्फ एक अपवाद है। और सारी जो सुविधाएं जैसे रोड बनाने की या इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं वो सरकार अपने पास ही रखती है। यूपी में जिस तरीके से देख सकते हैं, यूपी में भी जो है हमने प्राइवेट की जो सरकारी जो बिजली की जो सुविधाएं देने वाली है प्राइवेट कंपनीज हैं, परंतु सरकार उन पर कमांड रखती है। जैसे दिल्ली में भी जो है बीएसईएस पे जो है सरकार कमांड रखती है, उसको प्राइस नहीं बढ़ाने देती। सरकार ये कार्य क्यों कर रही है सरकार? अगर हम उद्देश्य पे जाएं, हमने पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा कि सरकार जो है ये सार्वजनिक जो क्षेत्र है इसमें सरकार का उद्देश्य क्या होता है। सरकार का उद्देश्य है जनता की भलाई करने के लिए, जनता की भलाई, उन्हें कम जो है मूल्य पर वो चीजें उपलब्ध कराना या फिर मुफ्त में उपलब्ध कराना, ताकि जो है जनता के हित में कार्य हो सके। जैसे आपको स्कूल जो है सरकारी स्कूल खोलेंगे, सरकारी स्कूल खोलने का जो है उद्देश्य यही रहा ताकि जो है जनता शिक्षित हो। तो ये जो है अब इसके आंसर भी देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है कुछ गतिविधियां क्या क्या है। रेलवे जो है सरकार के पास है, सरकारी स्कूल भी सरकार के पास है, सरकारी अस्पताल, बिजली वितरण अब जो है ये प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट के पास भी जा रहा है। पानी की आपूर्ति वो भी जो है जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड, इसी तरीके से जल बोर्ड होते हैं अलग अलग जो है शहरों के। डाक सेवा जो है डाक सेवा और रेलवे तो पूरी तरीके से जो है सरकार के पास है। कुछ जो रेलवे है वो प्राइवेट को दी गई ताकि वो चला सके। सार्वजनिक परिवहन जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हैं, सरकार की बसें चलती हैं, सरकारी परिवहन जो चलते हैं इतने जो, चाहे वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी हो चाहे यूपी रोडवेज हो। सरकार इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों करती है कि समाज के हर वर्ग को वो सेवाएं मिले, और गरीब, खासकर हम देखें कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए। अब अगर हम बात करें परिवहन की सेवा दे रही है सरकार, क्यों दे रही है भाई? सरकार वो क्यों प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि हर किसी के पास ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइक हो या फिर जो है उसके पास कार हो। अगर वो किसी के पास नहीं हो, क्या वो साइकिल या पैदल यात्रा करेंगे? अगर उन्हें 50 से 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर यात्रा करनी होगी, कैसे करेंगे? वो जो है सरकार द्वारा जो परिवहन की सेवा है उनका उपयोग करेंगे, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो बस की सेवा हो। अब आपको ये तो समझ में आया है किस वर्ग के लिए किया जा रहा है। निजी क्षेत्र अगर ये कार्य करेंगे तो उनका कार्य क्या है? वो जो है लाभ कमाने के लिए करेंगे। उनको जो है उससे सिर्फ लाभ कमाना है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे परिवहन की सेवाएं हो, उनको सिर्फ लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है उसके अंतर्गत।
तो जिससे गरीब लोग वंचित रह जाते हैं। अब गरीब लोग तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सरकार इन क्षेत्रों में काम करने से क्या करती है, सामाजिक समानता बनाने का प्रयास करती है सरकार। शिक्षा अगर वो जो है मुफ्त में उपलब्ध करा रही है सरकार, तो सामाजिक समानता, वो जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, पर जो व्यक्ति नहीं पढ़ा सकते, जो गरीब जो और मध्यम वर्ग है या पिछड़े वर्ग हैं, वो जो लोग हैं वो शिक्षित हो सके, वो सामाजिक समानता हो सके, वो सभी लोग जो है देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका प्रयास कर रही है सरकार। न्याय दिलाने का, क्योंकि उनका जो है अधिकार भी, अब तो ये हमारा अधिकार भी, शिक्षा एक अधिकार के तौर पे आधारभूत सुविधाएं की पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है सिर्फ वही जो है अपनी चीजें खोलेगा जहां उसको लाभ हो। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो सरकारी स्कूल खोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है सारे लोग जो है पढ़ाने के लिए भेजेंगे नहीं, तो उसे वो कहाँ खोलेगा? ऐसी जगह जहां पर जो है लोग जो है पॉपुलेशन ज्यादा हो। तो सरकार फिर सुविधाओं की पहुंच बनाने के लिए भी जो ऐसी चीजें करती है। सरकार का जो है उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जनहित और सामाजिक कल्याण है। यही इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य जो उसका है वो जनहित और लाभ कमाना नहीं है, जनहित कार्य, कल्याणकारी योजनाएं लेके आने का है। और वो जो है गरीब और मध्यम वर्ग या फिर जो पिछड़े वर्ग के लिए कार्य कर रही है, ताकि जो वो लोग जो पैसे से वो सुविधाएं नहीं खरीद सकते, वो सुविधाएं नहीं ले सकते, जिनके पास इतनी जो है आय नहीं है, तो उनको वो सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है क्यों सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको समझ में आया होगा, कौन कौन सी गतिविधियां हैं और क्यों वो प्रोवाइड करता है। अब जो है हमारा 21वां क्वेश्चन है कि एक देश के आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र किस तरीके से योगदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है बहुत सारी चीजें आती हैं। सरकार, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सरकार ये कार्य क्यों कर रही है, लोगों के कल्याण के लिए कर रही है, जनहित के लिए कर रही है, तो उसमें उसका कोई लाभ कमाना कोई उद्देश्य होता ही नहीं है। तो विकास में, आर्थिक विकास में कैसे सहयोग करेगा? आर्थिक विकास में कैसे सहयोग करेगा कि सरकार जो है उसमें सड़कें बना रही है, बांधों का निर्माण कर रही है, बिजली का निर्माण कर रही है, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं इससे, और उन क्षेत्रों में निवेश करती है जहां निजी क्षेत्र रुचि नहीं रखते। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से कार्य करते हैं, पर सरकार वहां पे भी कार्य करेगी जहां पर जो है प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेंगे। जैसे ग्रामीण विकास या गरीबों की सेवा करने के लिए भी सारे सरकार कार्य करेगी, रोजगार उत्पन्न करेगी, वहां पर सामाजिक समानता को बढ़ावा देगी। सभी जो समाज में लोग हैं, चाहे गरीब हैं अमीर हैं, उस जो खाई बनी हुई है उसे खत्म करने का प्रयास करेगी। जो चीजें जो हैं एक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं वो सरकार प्रोवाइड करेगी। अगर वो व्यक्ति गरीब है, वो उसको वो चीजें नहीं ले सकता, तो सरकार प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है। इसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि संसाधनों की पहुंच जिन व्यक्तियों के पास नहीं है, संसाधन उन तक भी पहुंचाने का कार्य कौन कर रही है? सरकार कर रही है, बिना लाभ के। और ये दीर्घकालीन विकास की नींव रखता है। देखिए, आज जो जिस व्यक्ति को जो है सरकार मुफ्त में जो है शिक्षा प्रदान कर रही है, वो व्यक्ति जो है एक संसाधन बनेगा आगे भविष्य में। कैसे बनेगा? मानव संसाधन के रूप में। वो उसके पास स्किल्स होंगी, वो एक समय के बाद जब शिक्षित हो जाएगा तो वो जो है मानव संसाधन का कार्य करेगा हमारे देश के लिए, जो कि हमारी आर्थिक विकास में सहयोग करने वाला है। तो सरकार जो है लॉन्ग टर्म सोच के चल रही है। प्रेजेंट में वो लाभकारी हो या ना हो, परंतु भविष्य में वो लाभकारी अवश्य होगा, इसी को सोचकर वो कार्य कर रही है। और ये जो है आर्थिक प्रकृति का एक मुख्य स्तंभ है। तो जो है सरकार जो है किस तरीके से जो है सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करती है और वो हमारे आर्थिक विकास में किस तरीके से योगदान देता है, वही यहाँ पर बात पढ़ी हमने। और कौन कौन सी चीजों पर निवेश करती है और वो किस तरीके से भविष्य में जो है हमारे लिए आर्थिक विकास का कार्य करने वाली है, यही इस क्वेश्चन में चीजें थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य में संरक्षण की आवश्यकता है। आखिर ये जो आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम मजदूरी के अनुसार देखें तो मजदूरी जो है उन्हें रेगुलर नहीं मिलती, यानी कि नियमित रोजगार नहीं मिलता। दैनिक रोजगार के तौर पर कार्य कर रहे होते हैं। दैनिक अगर वो मिलता है पर डे में, जैसे आपके यहाँ अगर आप बात करें ग्रामीण क्षेत्र में,
ग्रामीण क्षेत्र में वो किसान जिनके पास जमीन नहीं है वो इस तरीके के कार्य करते हैं, और वहीं शहरी क्षेत्र में आप मजदूरों को देखते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले नहीं बल्कि जो आपके चौराहे पर आपको दिखाई देते हैं, जो पेंट करने वाले हैं या फिर जो आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं, वो वाले जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी जो है रेगुलर नहीं होती, नियमित नहीं होती रोजगार, और वहीं उनकी मजदूरी की जो आय है वो बहुत कम होती है। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा में देखिए यहाँ पर हम स्वास्थ्य की बात भी कर सकते हैं, और साथ साथ बहुत जो मूलभूत आवश्यकताएं, एक जो जहां जिस भी जगह पर कार्य करें मजदूर वहां पर सुरक्षित पेयजल होना चाहिए, और साथ साथ जो स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतनी गंदगी में कार्य कर रहे हो जिससे वो बीमार पड़ जाए, और एक तो उनकी आय कम है और स्वास्थ्य के लिए भी कोई सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। स्वास्थ्य के लिए कि अगर उनको जो है उस समय कोई बीमारी हो जाती है, अगर वो नहीं आ पाते उस कार्य के लिए, तो उसके लिए तो उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। इस तरीके का वेतन वैसे तो अभी जो है आप देखते हैं कि ये जो है कुछ जो संगठित क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो देती हैं ऐसी, पर असंगठित क्षेत्र के उन क्षेत्र की बात करें, असंगठित क्षेत्र में जहां पर जो है ये रोजगार नियमित नहीं होता, उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है उनको हमें संरक्षण की आवश्यकता है देने की। तो मजदूरी पे बात करें, मजदूरी क्या है? जो मरम्मत करने वाले हैं, विक्रेता हैं जो फल बेचते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, तो उनकी मजदूरी कोई निश्चित आय तो है नहीं, कोई आय निश्चित है, एक दिन कोई आय अच्छी होगी, दूसरे दिन शायद ना भी हो, तो किसी भी तरीके से अपना गुजारा करते हैं और साल भर उनको काम नहीं होता है, रेगुलरिटी नहीं है काम में, नियमित नहीं है कोई काम। सुरक्षा की बात करें, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षित पेयजल, देखिए पेयजल की समस्या, अगर कोई छोटी सी फैक्ट्री है असंगठित क्षेत्र में आती है और उस फैक्ट्री में जो है वहां पर पेयजल जो है सुरक्षित पेयजल नहीं हो, गंदा पेयजल हो, पानी की जो सुविधा हो वो या तो नहीं है या फिर बहुत गंदा पानी है, तो उससे क्या होगा, मजदूर जो है बीमार हो जाएगा, और उसको ये जो है हम बात कर रहे हैं संरक्षण की आवश्यकता, देखिए उसको पानी मिलना चाहिए वहां पर, उस जो असंगठित क्षेत्र के जो ये कंपनीज हैं या छोटा सा जो कोई फैक्ट्री है वहां पर पानी की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात, स्वस्थ वातावरण भी हो, वातावरण इतनी गंदगी ना हो चारों तरफ कि वो व्यक्ति बीमार हो जाए, नहीं कराया जाता। और ये बात वही कर रहे हैं कि वहां पर प्रोवाइड नहीं की जाती हैं चीजें, वहां पर वो चीजें नहीं मिलती हैं, ये मूलभूत चीजें हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती। और उदाहरण के लिए हम देखें खनन में जो कार्य करते हैं, खनन में कार्य अगर आपने सुना है, देखा है, कहीं वीडियो में देखा है, तो आप देखेंगे खनन में कार्य करने वाले लोगों की जो जान, मतलब आप देखें कि उनके जो स्वास्थ्य कितनी ज्यादा दुर्दशा होती होगी। खनन में अंदर काम करना है आपको, आपको जो है अंदर आपके फेफड़ों तक जो है वो सारी जो डस्ट है वो अंदर तक जाएगी, और आप जो है कितने जो है बीमारी हो सकती है आपको फेफड़ों से संबंधित, और सांस लेने में भी कितनी तकलीफ होती है वहां पर। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से हम बात कर रहे थे। स्वास्थ्य, अब देखिए अगर वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बीमार पड़ने पर उसे कोई आय नहीं प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए जो है उसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। और अगर वो कुछ टाइम तक नहीं आता है, जैसे आप मेडिकल स्टोर पे आप देखते होंगे कुछ बच्चे काम करते हैं, अगर वो बच्चा जो है 4-5 दिन नहीं आया अपने स्वास्थ्य कारण से, क्या करेगा मेडिकल स्टोर वाला, वो दूसरे व्यक्ति को लगा लेगा। इसी तरीके से जो है कोई दुकान है उस पर कोई बच्चा काम कर रहा है, कोई बड़ा भी काम कर रहा है, वो भी जो है ऐसे ही करेगा। तो उनके स्वास्थ्य के लिए कोई भी जो है स्थिति अगर छुट्टी लेता है तो उसके लिए कोई छुट्टी, आप उसके लिए जो है वो ये भी नहीं कर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपके लिए जो है हम दवाइयां दिलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज, ये बेसिक चीज है। देखिए अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, संगठित हो तो उसे स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड की जानी चाहिए, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कैसे? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध किया जाना चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, और मजदूरी जो है उसकी नियमित हो, काम की मजदूरी निश्चित हो, ताकि जो है वो अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। तो ये था आपका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण की आवश्यकता है, किस तरीके से संरक्षण मिलना चाहिए उसी पे बात कर रहे थे हम। अब यहाँ पर असंगठित और संगठित क्षेत्र से जो हम बात कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसमें अगर हम देखें पॉपुलेशन के अनुसार भारत में भी देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, यानी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग हैं असंगठित क्षेत्र में। और संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाला परसेंटेज है या पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। परंतु आय की दृष्टि से देखें तो आय की दृष्टि से इनकी आय जो है ज्यादा होती है, और इनकी आय की बात करें तो आय कम है और पॉपुलेशन इसमें ज्यादा है। यही जो है आपको इसमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अहमदाबाद से एक अध्ययन किया गया है जिसमें 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख जो है असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र आपको क्लियर है, और
1997 से 1998 में नगर की जो कुल आय थी वो 600 करोड़ थी। अब 15 लाख की जो टोटल जो आय थी वो 600 करोड़ थी। 320 करोड़ जो है इनमें से संगठित क्षेत्र से आ रहा है। देखिए मोर देन 50% जो है कहां से आ रहा है, संगठित क्षेत्र से आ रहा है। और संगठित क्षेत्र में काम जो कार्य कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 11 लाख तो असंगठित क्षेत्र में है, और वहीं जो बचे हुए यानी 4 लाख जो है, सिर्फ 4 लाख लोगों की जो इनकम है वो 320 करोड़ है। इस आंकड़े में जो है, ताकि अब जो है इसे तालिका में देखते हैं, यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, 15 लाख टोटल 15 लाख है। उसने बताया संगठित क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र में 11 लाख, तो संगठित क्षेत्र में माइनस करके आपने निकाल लिया 4 लाख श्रमिकों की संख्या हुई। अब आय देखें, टोटल उसने बताया 600 करोड़, 600 करोड़ है। उसने बताया 320 करोड़ संगठित क्षेत्र के लिए, 320 करोड़ संगठित क्षेत्र के लिए, तो बची हुई 280 करोड़ असंगठित क्षेत्र। अब इस तालिका में अगर हम देखें तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, परंतु उनकी आय बहुत कम है। वहीं संगठित क्षेत्र में जो कार्य करने वाले सिर्फ 4 लाख मजदूर या 4 लाख लोग की बात करें तो उनकी जो आय है वो 320 करोड़, यानी कि उनकी आय ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर जो है ये भी बात करें, अगर विचार किया जाए यहाँ पे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि किस तरीके से अधिक रोजगार उत्पन्न किए जाए संगठित क्षेत्र में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो स्वास्थ्य और आय की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर जो है बहुत सारी परेशानियां हैं, उसे हमें संगठित क्षेत्र की ओर लेके जाना होगा। तो सरकार को क्या करना होगा, सरकार को जो है सब्सिडीज देकर या फिर उनको जो है जो असंगठित क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं जो लोग हैं वहां पर जो श्रमिकों की, यहाँ पर जो जिस तरीके से दिया भी हुआ है, श्रमिकों की संख्या देखें तो असंगठित क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, संगठित क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। तो सरकार क्या कर सकती है, असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों को संगठित क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वो चाहे वो कुछ टैक्सेस में रिलीज देके या कुछ जो है पैसे उन पर इन्वेस्ट कर इस तरीके से सरकार प्रोत्साहन करेगी। तो इससे क्या होगा, असंगठित से संगठित क्षेत्र की तरफ जो है जो ये क्षेत्र जो है असंगठित क्षेत्र में जो है लोग जो पॉपुलेशन काम कर रही है वो संगठित क्षेत्र में जाएगी, तो उससे उनकी आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो उनका जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, कि सुरक्षा की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, और उनकी जो है बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी की जाएंगी और उन पे जो है कार्य होगा। तो ये जो है आपका आंकड़े जो है आपको प्रदर्शित करने थे और साथ साथ आपको यहाँ पर सजेशन देना था सरकार किस तरीके से इसमें जो है प्रोत्साहित कर सकती है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में आने के लिए उनके उद्यमी को। ये था इसका आंसर आपका। अब नेक्स्ट है ये टेबल। इस टेबल में 2000 और 2013 के कुछ आंकड़े दिए हैं। इसमें बात की है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है बात की है जीवीए। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो उसकी बात की है। तो ये वो दिया हुआ है यहाँ पर कितना कितना रहा। अब 3 क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड, उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा कि 2013 का जीवीए निकालना है, 2013 गणना करनी है। तो 2000 के लिए अगर हम गणना करें तो 2000 में पहले हम क्या करेंगे, 2000 के तीनों जो आपके दी हुई है जीवीए उसका टोटल करेंगे। अगर हम टोटल करेंगे तो 40,85,000 बैठता है। अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के अलग अलग बताएंगे, हम गणना करेंगे कि कितना परसेंटेज है। प्राथमिक क्षेत्र में बात करें तो 12,56,000 था। 12,56,000 को आप 40,85,000 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। परसेंटेज निकालना आपने सीखा होगा, 30.75% हो जाएगा। इसी तरीके से आप द्वितीय क्षेत्र के साथ करेंगे जो 10,12,000 दिया हुआ है और उसको जो है डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 40,85,000 के साथ, तो आपका आ जाएगा 24.77। फिर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 18,17,000 दिया हुआ है, इसे भी भाग करेंगे 44.48। तो ये जो है हमारे पास जो जीवी है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का परसेंटेज में 2000 का हमारे पास आंकड़े आ गए। अब आप देखें तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से जब 2000 की बात करें, सन 2000 की, तो 2000 में प्राथमिक क्षेत्र में 30% थे जो लोग थे, जो जीवीए थी, सॉरी जीवीए जो है 30% थी, द्वितीय क्षेत्र की 24% थी और तृतीय क्षेत्र की 44% थी। तो तीनों में जो है जो तृतीय क्षेत्र है वहां पर जो है जीवीए जो है उसका सबसे ज्यादा था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अभी ये आपको जीवीए कैलकुलेट करना था, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब इसमें जो है पहले क्वेश्चन में आपने सन 2000 का जीवीए निकाला, ईयर जो क्षेत्रक वाइज। अब जो है हम निकालेंगे इसमें 2013 का। 2013 का जो आपका टोटल है तीनों क्षेत्रों का, उन्हें आप ऐड करेंगे तो आपका 88,76,76,000 आ जाता है आपको। अब 88,76,000 के लिए अब जो है हम प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र का अलग अलग जो है जीवीए दिया हुआ है आपको, इसकी परसेंटेज निकालेंगे हम, कितना परसेंटेज रहा। अब इस क्वेश्चन में हम परसेंटेज हम ईयर वाइज क्यों निकाल रहे हैं, देखिए हमने पहले 2000 की निकाली सन, अब 2013 की निकाल रहे हैं, तो इसे हमें कंपेयर करने के लिए भी बोला है लास्ट में उसने। तो लास्ट में हमें कंपैरिजन के लिए हमारे ये काम आने वाला है जो परसेंटेज है। तो इसी तरीके से आपने 17,87,000 को डिवाइड किया 88,76,000 से, 20.13% आया। इसी तरीके से 24,59,000 को आपने जब भाग दिया 88,76,000 से तो 27.70, और थर्ड का आपका आया तृतीयक क्षेत्र का आया 52.16%। तो ये तीनों जो क्षेत्र का हमारा प्रतिशत अलग अलग हमें निकालना था। अब जो हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा उसमें हमें इन्हें कंपेयर करना है। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरे क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है दोनों ईयर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों का हमने अलग अलग कलर से यहाँ पर शो किया है। आपको कलर अगर दिख रहे हो, नहीं दिख रहे तो मैं आपको यहाँ पर इसका डाटा भी बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पर जो डाटा दिया है, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो सन 2000 में 30.75% था, ये आपको क्लियर हुआ। पर जब 2013 में देखें तो 20.13% रह गया, यानी परसेंटेज में देखें तो लगभग 10% की जो है कमी हुई इसमें। तो ये सब कहाँ शिफ्ट हुए लोग, ये जो वैल्यू है ये कहाँ शिफ्ट हुई, ये आपके द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है शिफ्ट हुई। अब हम बात करें 2000 में सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, ये 24.77% था और ये 27.70, लगभग 3% इसमें वृद्धि हुई। यहाँ पर डाउन हुआ है, यहाँ पर अप हुआ है। अब हम बात करें टर्शरी यानी तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 44.48 था सन 2000 में। सन 2013 में क्या हुआ, ये 52.16% हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, लगभग जो है ये 8% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमने जब पॉपुलेशन में देखा, यानी जब हम बात कर रहे थे, जब अमाउंट में बात कर रहे थे, जब अमाउंट दिया हुआ था यहाँ पे 2013 का अमाउंट और 2000 का अमाउंट, प्राथमिक क्षेत्र में जब बात की यहाँ पे 5 लाख की डिफरेंस, ये 5 लाख का डिफरेंस वहां पे प्रतिशत में हमें जो है 10% दिख रहा है। यहाँ पे ये जो डिक्रीज हुआ ये लगभग 10%, वहां पे इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वहां पे आपको डिक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे पर 5 लाख का इंक्रीज दिख रहा है, पर परसेंटेज में देखें तो इसकी कमी आई। क्यों, जब टोटल की बात करें, जब हमने टोटल किया इसे सन 2000 का टोटल 40,85,000 था, सन 2013 में ये 88,76,000 लगभग डबल हो गया। उसके अनुसार फिर ये जो आंकड़ा प्रतिशत में हुआ उसमें कमी आई प्राथमिक क्षेत्र में, वो हमने देखा 10% की। अब इस क्वेश्चन से हमें वर्तमान में अगर सीखने के लिए क्या मिलता है, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनमें जो है पहले अगर हम अपनी आजादी के समय की बात करें 1947 की और वर्तमान में बात करें तो उसमें पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन लगभग 50% ही है। अभी भी जो कार्य कर रही है पॉपुलेशन वो 50% या इससे ज्यादा ही है। पर अगर उसके जीवीए की बात करें तो जीवीए वो कम हो गया है। पहले जो है टोटली हमारा प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड था, परंतु अब जो है हम किस पे डिपेंड हो रहे हैं, यानी हमारी जो ग्रोथ हुई है वो टर्शरी यानी तृतीयक क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है। तो ये जो है हमारा शिफ्ट जो है यहाँ पर हो रहा है जीवीए का, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये हमारा जो जीवीए है अब वो टर्शरी सेक्टर में जा रहा है यानी तृतीयक क्षेत्र में। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको दिख गया है। आपको ये भी पता चल गया कि परसेंटेज में किस तरीके से चेंज आया है। हमने दोनों में परसेंटेज निकाला पहले और फिर हमने इसे यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो ये जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आप जो है क्वेश्चन वाइज अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन की भी जो है हमारी वीडियोस हैं, उस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से आप पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।